तो A5 का A4 का फोर्थ वाला पहले अपन देख लेते हैं। देख भाई A4 की बात करेंगे ना तो फोर्थ वाले की बात करेंगे तो वी आर हैविंग CCH3 डबल बॉन्ड NOH और ये लोन पेयर है। सिंस हाइड्रोजन और लोन पेयर अपोजिट है तो दिस इज एम्प्टी। तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा, है ना? ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा, दैट इज एंटी फॉर्म एल्डोक्साइन में। फिर A4 का फोर्थ वाला, सिक्स्थ वाला और सेवंथ वाला भी पूछा है, तो मैं सिक्स्थ वाले में बता देता हूँ। सिक्स्थ वाले में अगर ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म बताना है तो बाकी मैं बनाऊंगा ही नहीं, यहीं से बना दूंगा मैं तुमको। ये Cl है ना, ये लो भाई सिस हो गया, यहाँ हाइड्रोजन भी होगा, ये सिस है, बाकी ट्रांस भी बना दूंगा। इसकी मुझे जरूरत ही नहीं बताने की, मैं तो इससे ही बता दूंगा सिस और ट्रांस। ये सिस है, ये ट्रांस है, ये लो ये ट्रांस है। सेवंथ वाले में आपने पूछा है कि भाई सेवंथ वाले को बताओ, ठीक है सेवंथ वाला बताऊंगा ना। इधर आपने ऐसे लिखा हुआ है, इधर Cl है, इधर H है और इधर CH3 है। बताऊंगा ना, ये वाला इस कार्बन से Cl अटैच्ड है, सो 1, ये वाला 2, ये 1, ये वाला 2, दिस इज Z आइसोमर एंड दिस इज अ, इसको तो मैंने कुछ भी नहीं किया लेकिन इसको तो कर सकता हूं ना। दैट दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 1, दिस इज 2, ये Z आइसोमर। तो EZ बताएगा ना। उसने अपन से क्वेश्चन में ये थोड़ी पूछा सिस ट्रांस कौन दिखाएगा, उसने अपन से ये पूछा ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म कौन शो करेगा। तो आपको अच्छे से पता है व्हाट इज ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। फिर A5 की बात करते हैं। आई थिंक दैट इज पार्ट 1 का A5 की बात करते हैं अपन। A5 में अपन को गिवन है which of the following compound on reaction gives two product on reaction with NH2OH। हाँ तो ठीक है ना, आपने क्लास में बताया तो था, अगर एल्डिहाइड और कीटोन है तो मैं इससे ऑक्साइन बना लूंगा। ये हाइड्रोक्सिल अमाइन है, इससे वाटर हटा देता हूँ, वाटर हटेगा तो आई विल गेट लाइक दिस। एक बार OH ऐसे लिख लेता हूँ और इसको इधर, इसमें डबल बॉन्ड ऐसे लिखा, इसमें दो प्रोडक्ट होंगे क्योंकि ये और ये अलग अलग है, ये CH2 है, ये CH है, तो मैं EZ बता सकता हूँ। EZ कैसे? इधर अपन कहेंगे इसका एक्सपेंशन होगा, अपन को पता है डबल बॉन्ड में एक्सपेंशन होता है, ये 1 है, ये 2 है, ये 1 है, ये 2 है, अपोजिट ना, ये E हो गया। तो इसका Z क्या होगा? तो अपन कहेंगे इसको थोड़ी अपन कुछ करने वाले हैं, रिंग को ऐसे ही रखते हैं, लोन पेयर को इधर रखते हैं और OH को इधर रखते हैं। ये 1 है, ये 2 है, ये 1 है, ये 2 है, ये Z हो जाएगा, इससे दो बनेंगे। Which of the following carbonyl compound will give two products? तो ठीक है, अब इसमें तो बताने की भी जरूरत नहीं है आपको क्योंकि ये तो सेनेंटी दिखा देगा, तो एल्डिहाइड है। और हाइड्रोक्सिल अमाइन क्या, आपने तो ऐसे भी बताया था, काफी सारी बातें बताई कि आप OH की जगह PH भी लिख सकते हो, OH की जगह NH2 भी लिख सकते हो। तो इसको हटाऊंगा तो ये तो एल्डोक्साइन है ना, एल्डोक्साइन होगा तो हाइड्रोजन के बेसिस पे पढ़ने पड़ा है ना कि हाइड्रोजन और OH अगर अपोजिट साइड में है तो दैट इज एंटी, और हाइड्रोजन और एक बार लोन पेयर ऊपर लिखते हैं और OH को नीचे, तो वो सिन हो जाएगा, ये एंटी फॉर्म हो गया, इससे एंटी बताएगा, इट इज हाइड्रोक्सिल। तो ये एल्डिहाइड होगा तो एल्डोक्साइन बनेगा, एल्डोक्साइन शोज सिन एंटी आइसोमर, राइट ना। तो अपन ने बताया है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मेरे ख्याल से अब अगर अपन थर्ड वाले की बात करेंगे तो अपन ऐसे बता देंगे। अब थर्ड वाले में तो अपन कहेंगे देखना ये सिमेट्रिक है ना, अगर उसके साथ रिएक्ट करेंगे तो ये सिमेट्रिक है, ये लोन पेयर है। अब ये दोनों तो एक जैसे होगा ना, अगर अपन को पता है कि अगर रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन साइड से अगर एक ही एटम के पास दोनों सेम ग्रुप हो तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो नहीं कर सकता, उसमें एक ही बने, ये अपन ने पढ़ा हुआ है और अच्छे से डिस्कस भी किया हुआ है अपन ने। ठीक है ना, तो ये वाला अपन बता सकते हैं। और कोई डाउट है किसी को तो बताओ। अब A वाले के बाद C1 C2 की बात करते हैं।
C1 और C2 में अगर अपन लिखेंगे तो पहले C1 की बात कर लेते हैं। C1 में क्या गिवन है अपन को? नंबर ऑफ कायरल एटम्स प्रेजेंट इन WXYZ। ये मैंने अभी बताया नहीं आपको, आज पढ़ना था, कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी अपन मतलब अगर C में नंबर ऑफ कायरल एटम बताना है मुझे, तो आपने एक ही पूछा है ना मुझसे, C1 C2 दोनों ही पूछे वैसे। चल देखते हैं अपन क्या करते हैं। वैसे आज अपन कैलकुलेट करने वाले थे नंबर ऑफ कायरल एटम कैसे बताना है, तो मुझे लगता है आप नंबर ऑफ कायरल एटम कैसे बताना है पहले अपन सीखते हैं, उसके बाद ही उसको बताऊंगा। सी वाले, तो सी वाला भी नहीं बता रहा मैं, है ना। क्वेश्चन करने का फायदा भी तभी होगा ना जब अपन उसको सीख ले। फिर RSDL तो नहीं बताने वाला मैं। प्लेन ऑफ सिमेट्री RSDL ये आज हो जाएगा अपना, प्लेन ऑफ सिमेट्री भी आज हो जाएगा। मीजो एनेंटियोमर्स डायस्टेरियोइजमस ये आज अपन करेंगे डिस्कस। तो मैं बी वाला AB सेक्शन से बता देता हूँ। तो एक बार और ट्राई करेंगे अपन सी वाला आज के बाद, मतलब आज पढ़ने के बाद। पहले मैं आपको अब एक मिनट है A345 बता देता हूँ, नेक्स्ट A345 बताता हूँ पार्ट 2 में। अरे इसमें तो खत्म नहीं हो रहा यार। हाँ 345 विच विल नॉट शो, राइट ना, विच विल नॉट शो। A3 में अपन को बताना था पार्ट 2 में, A3 बता रहा हूँ मैं। Which of the following compound will not show geometrical isomerism? Azomethyl। तो बता, ये तो क्लास में बताया था यार एजोमीथेन। ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो कर सकता है ना, सिस्टम तो बताऊंगा ना, कर सकता है। बी वाले को देखता है, 1 ब्रोमो 2 क्लोरो इथीन, 1 ब्रोमो 2 क्लोरो इथीन। तो ये ले 1 ब्रोमो हो गया और 2 क्लोरो हो गया, इथीन हो गया, ये तो करेगा। 1 फिनाइल प्रोपीन, प्रोपीन होता है ऐसे, 1 2 3 हो गया। और अगर इस पे फिनाइल लिखूंगा तो 2 हाइड्रोजन होंगे ना फिर तो इसमें, ये भी करेगा। डी वाले की बात, डी वाले में अपन लिखेंगे 2 मिथाइल ब्यूटोइन। तो पहले तो ब्यूटोइन लिख देते हैं भाई, ये ब्यूट हो गया और 2 इन ये हो गया, और 2 पे मिथाइल लिख देते हैं। अगर अपन 1 2 3 4 लिख दें इस पे, तो 2 पे मिथाइल। अब इस पे दोनों ग्रुप सेम हो गए ना, ये तो जो एटम डबल बॉन्ड को होल्ड करते हैं उनमें से किसी एक एटम पे अगर दो सेम ग्रुप अटैच्ड है तो फिर वो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो नहीं कर पाएगा, तो ये नहीं कर पाएगा। मतलब ये आंसर होगा। अपन से पूछा था कि कौन नहीं कर सकता ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। A4 की बात करते हैं, विच कैन नॉट शो द ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। A4 की बात कर रहा हूं मैं। अपने पास ऐसे गिवन है 4 मेंबर ट्राई, और इसमें अपने पास गिवन है ऐसे Br और यहां पर Cl ये गिवन है। ये अपने पास वो कार्बन एटम थे तो जो रेस्ट्रिक्ट रोटेशन साइड को होल्ड करते हैं, मतलब साइक्लिक रिंग को। तो अगर किसी एक एटम पे दोनों ग्रुप सेम है तो कैसे बताओगे सिस और ट्रांस? आप Cl को वहां तो ले नहीं जा सकते। तो जो कार्बन एटम अपन को सिस ट्रांस बताएगा, एक कार्बन एटम पे दोनों अलग अलग ग्रुप होने चाहिए ना। अगर ये दोनों ही Cl हो गए तो कैसे बताओगे आप? ये नहीं बता सकते छोटे। अगर अपने पास ऐसे गिवन है बी, तो अपन कहेंगे देखो भाई, इसमें आपने कहा ये CH3 है, ये CH3 है, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा क्योंकि मैं इसको ऐसे बता दूंगा, ये इसका सिस हो जाएगा। और किसी एक को अपन ऐसे लिखेंगे और दूसरे को वेज में ना, तो ऐसे तो अपन कहेंगे ये ट्रांस हो जाएगा, ये शो करेगा ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। थर्ड वाले को अगर अपन चेक करेंगे, सी वाले को, तो अपने पास ऐसे गिवन है। अब इसमें ये भी CH3 है, ये भी CH3 है, ये भी CH3 है, ये भी CH3 है। मतलब क्या लिखोगे आप भाई? एक बार सबको ऊपर लिख लेते हैं, है ना, एक बार सबको ऊपर लिख लेते हैं। तो अपन कहेंगे देखो अपन ऐसे बना लेते हैं, एक बार सबको ऊपर लिखते हैं, बता देंगे इस से किसी एक को ट्रांस कर दो। ये लो ये ट्रांस है, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, इसको ऐसे कर लेते हैं, बाकी इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो अपन कहेंगे देखो इसके रिस्पेक्ट में तो अपन आप बोल सकते हैं ना, ये यहां पर ऐसे होगा, यहाँ पर ऐसे होगा, तो ये ट्रांस हो गया ना।
ये ट्रांस हो गए, ये ऐसे रहेंगे, तो मैं इसे ट्रांस बोल सकता हूँ ना इन दोनों के बेसिस पे, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो कर सकता है। और अगर अपन कहेंगे नहीं नहीं वो इधर तो सिज है, तो ठीक है यहाँ भी कर लो आप ट्रांस, यहाँ भी कर लो आप ट्रांस, यहाँ भी ट्रांस है, यहाँ भी ट्रांस है, तो सिज ट्रांस शो कर सकता है। ये सी वाला था, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा। सेम फॉर डी, डी में भी अपन वैसे ही कर लेंगे जैसे 4 मेंबर ट्री के लिए किया। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। Which of the following will form only one oxide जो सिमेट्रिकल होगा? अभी तो बताया था ऑक्साइड वाला कि वाटर रिमूव करेंगे तो नाइट्रोजन ऐसे बनाया था ना। तो अगर ये सिमेट्रिक है तो एक ही ऑक्साइड बनेगा, जैसे फर्स्ट वाला है वो तो अनसिमेट्रिकल है, अनसिमेट्रिकल है तो ऐसे है, तो हाँ फिर तो अपन बताएंगे ना इसमें तो सिन एंटी होगा, दिस इज एंटी, इसमें तो सिन एंटी है। दूसरे वाले में इट इज सिमेट्रिक, तो वो अपना आंसर हो जाएगा, क्योंकि सिमेट्रिक होगा तो मैं ना तो सिन एंटी बता सकता हूं और ना ही इसमें इजेड बता सकता हूं। क्यों? क्योंकि ये दोनों सेम हो गए ना, तो फिर इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं आ सकता, इसका एक ही प्रोडक्ट बनेगा। इजेड में किसी को डाउट नहीं होगा। फिर C3 में, तो C3 वाले में नंबर ऑफ आइसोमर्स कायरल सेंटर कैलकुलेट करने के लिए अपन थोड़ा सा वेट करते हैं, ठीक है ना। और किसी को कोई डाउट है तो बताओ। A1, इसका A1 में क्या गिवन है? स्टीरियोइसोमर्स आर डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम, दैट इज कॉन्फिगरेशनल आइसोमर बोला था ना अपन, इट इज कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो हमेशा ही सेम होगा अगर आइसोमरिज्म लिखा है। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म होगा तो स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, इसमें तो वो भी सेम होता है। मॉलिक्यूलर मास तो सेम हो गई अगर आइसोमर्स है तो। आप देखो जहां मैंने क्लासिफिकेशन लिखा है वहां मैंने लिखा हुआ है ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल आर कॉल्ड कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होता है ये लिखा तो सिजो ट्रांस, ये स्ट्रक्चर। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है बताओ? ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है और ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होता है, दिस इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। So molecular formula and the structural formula. So that is अब नंबर ऑफ सी वाला ऑप्शन आपका ऑप्शन है ना, वो अपन सी सेक्शन को आफ्टर मतलब आज के क्लास के बाद ही पढ़ेंगे अपन उसे, सी वाले सेक्शन, क्योंकि सी वाले सेक्शन में अपन नंबर ऑफ आइसोमर्स कैलकुलेट करना आज सीखेंगे अपन, हाउ टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स। और कोई डाउट है B3 वाला? तो एक बार B3 वाले को भी देख लेते हैं क्या फर्क पड़ेगा। A4 हो गया, B3 वाला चेक करना है आपको, तो B3 वाले में बता देंगे। B3 वाले में अपन को गिवन है द करेक्ट ऑर्डर्स ऑफ आइसोमर्स ना, तो इसमें सिस और ट्रांस गिवन है, मेल्टिंग पॉइंट ट्रांस का ज्यादा होता है, इसमें सिस का गिवन है, गलत है। बी वाले में अपन को डाइपोल मोमेंट बताना है, तो डाइपोल मोमेंट ट्रांस का 0 होगा, सिस का ज्यादा होगा तो वो गलत है, उसमें ट्रांस का ज्यादा गिवन है। सी वाले में बॉइलिंग पॉइंट गिवन है, तो बॉइलिंग पॉइंट जिसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा उसका ज्यादा होगा, तो अपन कहेंगे दोनों में से अगर बॉइलिंग पॉइंट चेक करूंगा तो डाइपोल मोमेंट पहले वाले का ज्यादा होगा, पहले वाले का तो 0 हो जाएगा, दूसरे वाले का ज्यादा होगा क्योंकि दूसरे वाला सिस था। और डी वाले में चेक करेंगे वाटर सॉल्युबिलिटी, वाटर सॉल्युबिलिटी उसकी ज्यादा होती है जिसमें डाइपोल मोमेंट ज्यादा होता है, राइट। सो अपन लिखेंगे दैट इज डाइपोल मोमेंट, देख लो आप इसमें कैसे, इसका डाइपोल मोमेंट इधर है, इसका डाइपोल मोमेंट इधर है, ये दोनों कैंसिल है, और इसका डाइपोल मोमेंट इधर COH है और इसका डाइपोल मोमेंट इधर है, तो अपन कहेंगे ये डाइपोल मोमेंट ऐसे होगा, ये डाइपोल मोमेंट ऐसे होगा, ये तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये तो वेक्टर एडिशन हो गया ना एक ही डायरेक्शन में, इसका ज्यादा होगा वाटर सॉल्युबिलिटी, पहले वाले का वाटर सॉल्युबिलिटी ज्यादा है, वो करेक्ट गिवन है अपन को। समझ में आया?
ठीक है भाई। तो मतलब अपन बता सकते हैं कि व्हाट इज सिस ट्रांस आइसोमरिज्म एंड व्हाट इज, राइट। तो और किसी को कोई डाउट है तो बताओ, वरना फिर अपन चेक करते हैं। सेकंड में भी एच करेगा क्या? एच मतलब एच बॉन्डिंग नहीं, एच भी करेगा मतलब नहीं समझा मैं। सेकंड में भी we don't identify cis trans isomerism with respect to hydrogen atom, right? Wrong करते हैं। H के जगह से डाइपोल मोमेंट होगा ना, हाँ H की वजह से, लेकिन कैंसिल हो रहा है ना, इधर से भी होगा सेकंड वाले में ना, जो ऐसे लिखा था। हाँ तो है ना, लिखो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ऐसे आ रहा था तो कंपैरेटिवली मैंने जो कंपेयर करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि इसमें ऐड हो रहा था, तो इससे भी आएगा, बिल्कुल आएगा। ये भी ऐड करेगा, ये भी ऐड करेगा, ये कैंसिल होगा इससे, लेकिन ये ऐड करेगा। तो अपन को दिख रहा था ना डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं, इसलिए मैंने एच की बात नहीं, अपन ने रिलेटिवली वही चेक किया जिसमें अपन को बात करनी। गॉट इट एवरीबॉडी? अब अपन कैलकुलेट कर लेते हैं, जैसे नंबर ऑफ कायरल सेंटर्स काउंट करने होते हैं। नंबर ऑफ कायरल सेंटर्स, अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो कायरल सेंटर का मतलब है ऐसे एटम जिसमें atoms by which 4 different groups are attached. 4 different groups are attached. A4 का फिफ्थ क्यों नहीं होगा? A4 का फिफ्थ क्यों नहीं होगा? A4 है कहाँ? A4 में अच्छा पार्ट 1 की बात कर रहे होंगे। अरे तुम लोग एक बार में सारी चीजें नहीं पूछते ना, वो ऊपर नीचे सब ना ऐसा गड़बड़ हो जाएगा। तुम लोग ना डाउट्स जब जिस दिन करना है उस दिन लिख के रखा करो कि आज डाउट्स करने हैं, तो अपने डाउट्स मतलब पेंसिल से लिख के रखा करो, पूछने के बाद उसे हटा दिया करो। अरे यार, अब एक बार इधर उधर हो गया ना सब गड़बड़ हो जाएगा। क्या है A4? क्या लिखा है इसमें? A4 का फिफ्थ क्यों नहीं होगा? पता नहीं क्या है। लो, ये रिंग के अंदर डबल बॉन्ड का हो नहीं सकता, क्योंकि एटलीस्ट 8 मेंबर रिंग चाहिए अगर रिंग के अंदर के डबल बॉन्ड से सिस ट्रांस बताना है। और अगर किसी डबल बॉन्ड से कोई ग्रुप अटैच्ड है तो उससे हो नहीं सकता। उसको वेजडेस में कैसे लेके जाओगे? ये तो जा सकता है, इसको कैसे लेके जाओगे? ये तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। सिस कैसे बताऊं और ट्रांस कैसे बताऊं? इसका इसका तो वही प्लेन होगा ना जो इन कार्बन का प्लेन है, ये उधर उधर नहीं हो सकता ना। मतलब इसका प्लेन और कार्बन का प्लेन एक ही होगा, जबकि हाइड्रोजन अंदर की तरफ होगा और Cl बाहर की तरफ होगा। तो अगर कोई भी एटम रिंग के अंदर 6 मेंबर रिंग है या रिंग के अंदर Cl एटम ऐसे अटैच्ड है, तो ये सिस ट्रांस नहीं शो कर सकते, ये सिस ट्रांस शो नहीं कर सकते, ये सिस ट्रांस शो नहीं कर सकता, राइट ना? तो ये सिस ट्रांस शो नहीं कर सकते, अपन ऐसे बता सकते। चलो ठीक है, इसको हटाते हैं। अब देख, अगर मान लो मेरे पास ऐसे कोई कंपाउंड है, अपन को एक बात पता है एग्जाम्पल में कि अगर मेरे पास कोई ऐसे कंपाउंड के बने, मुझे इससे 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच करने हैं, देखने हैं, ठीक है? अगर अपन को 4 डिफरेंट ग्रुप देखने हैं अपन को, तो अपन देखेंगे। अपन क्या करेंगे, एक हाइड्रोजन हो गया, एक CH3 हो गया, एक CH2 हो गया, एक CH2 हो गया। इस CH2 से CH2 अटैच्ड है और इससे भी CH2 अटैच्ड है, मतलब दीज आर नॉट द कायरल सेंटर्स, so this is not a chiral center.
अगर मैं इसको ऐसा अटैच करता हूं और यहां पर मैं ऐसे डबल बॉन्ड लिख देता हूं, तो यहां पर CH2 है और यहां पर CH है, तो अब मैं नेक्स्ट एटम नहीं चेक करूंगा। अगर मुझे इससे जो वेरी फर्स्ट एटम अटैच्ड है अगर वो डिफरेंट मिल जाए तो नेक्स्ट एटम को चेक नहीं करूंगा मैं। 1 2 3 4 इसमें कायरल सेंटर है, मैं कायरल सेंटर को स्टार लगा दूंगा। इसमें है, इसमें नहीं, because these two are similar, so it will have a plane of symmetry. अगर मेरे पास ऐसे गिवन है और यहां पर मैंने लिखा हुआ है CH3, यहां पर एक हाइड्रोजन ले रखा है, यहां पर मैंने एक Cl ले रखा है बस, तो मैं कहूंगा इसमें कायरल सेंटर 2 हो गए। एक ये हो जाएगा जिसमें 1 2 3, इसमें मैं CH2 अज्यूम कर लूंगा, इससे भी CH2 अज्यूम कर लूंगा, लेकिन इसमें अपन कहेंगे इसमें CH2 अटैच्ड है और इसमें CH से Cl अटैच्ड है, ये अटैच्ड है, मतलब दिस ग्रुप इज डिफरेंट देन दिस ग्रुप, तो इसमें कायरल सेंटर है। तो लास्ट में मैंने कायरल सेंटर के बारे में बोला था ना लास्ट क्लास में, ऐसा एटम जिससे 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच्ड है वो कायरल सेंटर होता है। तो आप यहां पर लिख सकते हैं, यहां पर CH है, यहां पर CH2 है, तभी तो स्टार लगा है कि इट इज अ कायरल सेंटर, ये कायरल सेंटर है। इसमें 2 कायरल सेंटर है, इसमें 2 कायरल सेंटर है, एक हाइड्रोजन भी लिखूंगा, ये भी एक कायरल सेंटर है इसमें। क्यों? क्योंकि इसमें भी एक Cl है, एक हाइड्रोजन है, एक CH2 है, इधर भी CH2, लेकिन इस CH2 से CH अटैच्ड है, लेकिन इस CH2 से CH2 ही अटैच्ड है, तो वो भी डिफरेंट होगा। फर्स्ट वाले एग्जांपल में एक CH3 था, एक CH था, एक CH2 था, दूसरा भी CH2 था, फर्स्ट वाले एग्जांपल में। इससे भी एक CH2 अटैच था, इससे भी एक CH2 अटैच था, बस ये दोनों कॉमन हो गए इसमें। तो जो ये वाला ग्रुप है वही ये वाला ग्रुप भी है और क्लोज हो गया, मतलब ये दोनों सिमिलर ग्रुप अटैच्ड है इससे, इसलिए मैंने उसको कायरल सेंटर नहीं बताया फर्स्ट वाले। इसमें 2 कायरल सेंटर, मतलब कैसे करना है अपन को कि भाई देख, अगर मान लो किसी एटम से कोई फर्स्ट एटम सेम अटैच्ड है, कोई बात नहीं, तो सेकंड एटम को चेक करो, सेकंड एटम भी सेम अटैच्ड है तो थर्ड को चेक करो। इधर Cl है और इधर सपोज करते हैं H है, हाँ तो डिफरेंस मिल गया इसमें, अपन कहेंगे इस पे डिफरेंस आ गया, इसमें CH है, इस पे Cl है, इसको कायरल सेंटर बोल दो, क्योंकि अपन इस कार्बन पे इसको एक ग्रुप अज्यूम करेंगे, इसको दूसरा, ये पूरा एक ग्रुप अज्यूम करेंगे अपन और ये पूरा एक ग्रुप अज्यूम करेंगे अपन, ऐसे ऐसे अज्यूम कर लेंगे और बता देंगे ये पूरा एक ग्रुप, ये पूरा एक ग्रुप, इससे 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच्ड हैं। उस टाइप से अपन को कैलकुलेशन करना है। जैसे जब अपन इस कार्बन को कैलकुलेट करेंगे ना तो अपन सब कुछ भूल जाएंगे, आप जो पहले कैलकुलेट किया अपन ने, हमारा फोकस सिर्फ इसी पर रहेगा। इससे एक Cl अटैच्ड है, एक हाइड्रोजन अटैच्ड है, एक CH2 है, दूसरा भी CH2 है, अच्छा दोनों सेम है तो चलो आगे देखते हैं। इससे एक CH अटैच्ड है जबकि इससे फिर CH2 अटैच्ड है, तो हो गया डिफरेंस, खत्म, वो कायरल सेंटर है, बाकी आगे क्या है हमें कोई मतलब नहीं। अगर मेरे पास कोई ऐसे कंपाउंड अटैच्ड है, CH है, इधर Cl है, इधर CH2, इधर CH है, इधर Cl है और इधर CH3, तो अपन कहेंगे देखो भाई इससे 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच्ड हैं, एक हाइड्रोजन है, एक ये है, एक ये है और एक ये है, सो दिस इज अ कायरल सेंटर। तो अपन कहेंगे सेम चीज तो सर मुझे इस तरफ भी दिख रही है, तो हाँ उसको भी कायरल सेंटर बोलो, मैंने कब कहा इसको नहीं बोल सकते, इसको भी कायरल सेंटर बोलो, एक ये है, एक ये है, एक ये है
और बड़ा ग्रुप है, मतलब मैं इसको भी कायरल सेंटर बोलूंगा, इसके लिए भी मैं कायरल सेंटर बोलूंगा। एक ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है, वो भी कायरल सेंटर। इसका मतलब ये हुआ मुझे सिर्फ ये चेक करना होता है कि मॉलिक्यूल में ऐसे कितने एटम हैं जिनसे 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच हो सकते हैं। बिल्कुल, ऑप्टिकल एक्टिविटी की बात नहीं कर रहा मैं, 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच, तो अपन कहेंगे ठीक है, अच्छा सर इसमें बताओ कितने होंगे, ठीक है ना। अब अपन देखते हैं तो और थोड़ा तुमको क्लियर, एकदम क्लियर हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, फिर कहोगे हम खुद ही कैलकुलेट कर लेंगे, आप बताओ कितने एग्जाम्पल देते हैं। देखो अपने पास ये 4th एग्जाम्पल, मैं 5th एग्जाम्पल ले रहा हूँ। अगर मुझसे कोई कहेगा कि अच्छा ठीक है मेरे पास ये कंपाउंड है, मेरे पास ये कंपाउंड है, इसमें कितने कायरल सेंटर है ये पूछा गया, तो अपन कहेंगे ठीक है सर आप इसमें बता दो कितने कायरल सेंटर है। तो अपन कहेंगे देखो इसमें कायरल सेंटर कैलकुलेट करने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं ऐसे कार्बन एटम को तो बिल्कुल जल्दी से छोड़ दूंगा जिन पे 2 CH2 अटैच्ड है, मैं उनकी बात ही नहीं करूंगा। उनकी बात क्यों करना जब जिस पे 2 एटम मुझे सेम दिख ही रहे हैं, तो उनको क्यों कैलकुलेट करना। और कायरल सेंटर कभी डबल बॉन्ड से अटैच्ड हो नहीं सकता, क्योंकि आपने साफ लिखा हुआ है 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच्ड होना चाहिए, मतलब अनसैचुरेशन वाला हो नहीं सकता जिससे डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड अटैच्ड है, इसलिए तो कोई आप यहाँ कैलकुलेट ही नहीं कर रहे। तो अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे देखो भाई अब मेरे पास जो एटम्स बचे हुए हैं वो 3 ही एटम बचे हुए हैं जिन पे मुझे चेक करना पड़ सकता है, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला। तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, मेरे पास 3 ही एटम ऐसे हैं जिनमें मुझे 2 एटम सेम नहीं दिख रहे थे जिनको मुझे चेक करना चाहिए, अदरवाइज बाकी सारे तो छोड़ दो क्योंकि सभी में 2 CH2 दिख ही रहे हैं मुझे। पहले मैं फर्स्ट कार्बन एटम की बात करता हूं। फर्स्ट कार्बन एटम में एक CH3 अटैच्ड है, एक H अटैच्ड है, एक CH अटैच्ड है और एक CH2 अटैच्ड है। दैट्स अ कायरल सेंटर, चारों डिफरेंट है, इट्स अ कायरल सेंटर। चलो 2 की बात करते हैं। 2 वाले कार्बन पे इसकी बात करते हैं अपन। इस वाले कार्बन एटम पे मुझे एक CH2 अटैच्ड है, मुझे एक CH अटैच्ड है जिससे CH3 अटैच्ड है और यहां पर CH2 अटैच्ड है, नीचे एक CH अटैच्ड है जिसके दोनों तरफ CH2 अटैच्ड है और इससे एक हाइड्रोजन भी अटैच्ड है। चलो देखते हैं क्या इससे सारे के सारे डिफरेंट ग्रुप अटैच्ड हैं क्या। तो अपन कहेंगे देखो सर वेरी फर्स्ट एटम इसमें CH2 था, इसमें CH है, ये दोनों तो डिफरेंट है। उधर की बात करते हैं, उधर वेरी फर्स्ट एटम पे CH है, इधर भी CH। चलो नेक्स्ट एटम देख लेते हैं। इस CH से दोनों CH2 अटैच्ड है लेकिन उससे एक CH2 है और एक CH3 है, वो अलग अलग हो गए, मतलब ये दोनों भी अलग अलग ग्रुप हो गए। वो क्यों, क्योंकि ये दोनों तो डिफरेंट थे भाई, हाइड्रोजन एक डिफरेंट हो गया, ये CH2 है तो अपन कहेंगे इधर दोनों में से कोई CH2 नहीं है, मतलब ये डिफरेंट हो गया। अब मुझे इसकी बात करनी है, तो अपन कहेंगे देख भाई यहां भी CH था, यहां भी CH था, इस वाले CH से एक CH3 अटैच है लेकिन इससे कोई CH3 अटैच नहीं है, मतलब ये डिफरेंट है, ये भी कर सकते। अब मैं थर्ड की बात करता हूं। थर्ड वाले कार्बन एटम में मुझे एक हाइड्रोजन तो दिख ही रहा है, एक CH2 है और एक CH2 और ऊपर CH है, ऐसे लिखते हैं। ये तो डिफरेंट हो गया इन दोनों से, ये दोनों तो डिफरेंट हो गए। अब अगर ये दोनों डिफरेंट है तो मेरा काम हो जाएगा, मैं कहूंगा इससे उस मॉलिक्यूल में देखना फिर CH2 अटैच्ड है, वो तो इसमें भी अटैच्ड है, इसमें फिर CH2 अटैच्ड है, वो तो इसमें भी अटैच्ड है, इससे CH2 अटैच्ड है लेकिन इससे CH अटैच्ड है, तो फिर ये भी डिफरेंट हो।
then this is also chiral center. मतलब फर्स्ट एटम सेम थे तो बने, सेकंड की बात की, सेकंड की बात सेम थे तो बने, थर्ड की बात की, अगर थर्ड पे फोर्थ पे मुझे कुछ भी डिफरेंस मिला, मैं वहीं रुक जाऊंगा और बोल दूंगा इट इज अ कायरल सेंटर, मैंने उसको कायरल सेंटर बोला। मतलब इसमें 3 कायरल सेंटर्स हैं। It has three chiral centers. फर्स्ट वाला तो अपन को पता ही था, बाकी भी मतलब मैंने हटा दिया, लेकिन बने हुए थे, अपन को साफ साफ दिख रहा था कि फर्स्ट वाला भी कायरल सेंटर था, बिकॉज उसमें CH3 था, एक CH2 था, एक हाइड्रोजन है और एक CH, सब डिफरेंट थे। So this is also chiral center. तो ठीक है, मतलब आप ये बोलते हो कि भाई मैं एक्सटेंड भी कर सकता हूँ चेन को अगर मुझे सेम नहीं मिला तो। और अगर मान लो मेरे पास ऐसे गिवन है, मेरे पास गिवन है, सपोज करते हैं पर मेरे पास ऐसे गिवन है, इधर Cl है, इधर Br है, और अपन लिखेंगे इधर CH3 है। अब बताओ, तो अपन कहेंगे अब इसमें एक Cl हो गया, एक Br हो गया, ठीक है, इससे CH2 अटैच्ड है, इससे भी CH2 अटैच्ड है, इससे भी CH2 अटैच्ड है, इससे भी CH2 अटैच्ड है, इससे CH अटैच्ड है, इससे भी CH अटैच्ड है, और दोनों CH3 से अटैच्ड है। दैट इज नॉट अ कायरल सेंटर। ये दोनों सेम ग्रुप है, क्योंकि इधर जाके दोनों से CH3 अटैच्ड है, तो अपन इसको बोलेंगे आइडेंटिकल ग्रुप्स हैं दोनों तरफ से, आइडेंटिकल हो गया ना, फिर तो ये कायरल सेंटर नहीं। तो अपन कहेंगे सर इसके पास चेक कर लेते हैं, अच्छा इससे चेक कर ले, हाँ तो ठीक है, इसमें ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ जाने के बाद इस कार्बन से इधर से जाओगे तो भी कार्बन पे ClBr है, इधर से जाओगे तो भी कार्बन पे ClBr है, उतने ही डिस्टेंस पे, तो गलत हो जाएगा फिर। सो इट इज नॉट हैविंग अ कायरल सेंटर, उसमें कायरल सेंटर नहीं है। That is how we check the chiral centers. चलो मैं एग्जांपल देता हूँ, तुम लोग कुछ मुझे कायरल सेंटर कैलकुलेट करके बताना कि किस मॉलिक्यूल में कितने कायरल सेंटर्स हैं। सो यहाँ पर मैंने वेरी फर्स्ट मॉलिक्यूल ले लिया था जिसमें आपको सिमिलर दिख रहा था, इसमें आपको पता था, इधर देखा, फिर हमने आगे गए नहीं क्योंकि यहाँ पर हमको डिफरेंस मिल गया, और डबल बॉन्ड वाला कार्बन का भी कायरल सेंटर नहीं होगा, 4 डिफरेंट ग्रुप चाहिए। बाकी आपको समझ में आया, तो नंबर ऑफ कायरल सेंटर्स इन द कंपाउंड बता रहे हैं अपन को। चलो मेरे पास ऐसे
7th वाले में 2 कायरल सेंटर आ रहे हैं, बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें 2 कायरल सेंटर है, सही है। 8th वाले में अपन रुकते हैं, 8th वाले में सभी को मतलब कैलकुलेट करने देते हैं। देखो इनमें से कोई कायरल सेंटर हो नहीं सकता क्योंकि सारे डबल बॉन्ड से अटैच्ड है। ये दोनों कायरल सेंटर हो जाएंगे कि एक हाइड्रोजन हो गया, एक Br हो गया, एक हाइड्रोजन हो गया, एक CH2 हो गया और एक इधर डबल बॉन्ड वाला अटैच्ड है। सो वो कायरल सेंटर सेम फॉर दिस, तो ये दोनों कायरल सेंटर हो गए। इसमें भी 2 आ गए। 9th वाले में तीनों आ गए, वो तो अनसिमेट्रिकल दिख ही रहा था अपन को। इसमें 3 आ गए। 8th वाले में 4 कायरल सेंटर, 4 कहां से आ गए भाई? इनमें से तो कुछ हो ही नहीं सकते कायरल सेंटर क्योंकि डबल बॉन्ड से अटैच्ड है। और इस पे 2 हाइड्रोजन अटैच्ड है तो अपन 2 हाइड्रोजन को थोड़ी कुछ चेंज कर सकते हैं। ये वाले कभी कायरल सेंटर हो नहीं सकते। अब 10th वाले में कोई भी कायरल सेंटर डबल बॉन्ड से अटैच नहीं होगा, ध्यान रखना। तो ये वाले सारे ही एटम गायब हो गए ना, खत्म हो जाएंगे। ये वाले सारे एटम ऐसे होंगे जिसको कायरल सेंटर में नहीं ले सकते। और इनको कायरल सेंटर इसलिए नहीं बोल सकते अपन क्योंकि उनमें 2 हाइड्रोजन तो दिख ही रहे हैं अपन को, 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच होने चाहिए। टेंथ वाले में तो इसमें तो CH3 अटैच्ड है, इसमें भी तो ये दोनों ही कायरल सेंटर्स हैं। सो 2 कायरल सेंटर हो गए 10th वाले में, करेक्ट। 11th वाले में बताओ। 11th वाले में नंबर ऑफ कायरल सेंटर्स कितने? 11th वाले में मैं काउंट करूंगा तो ये वाले कार्बन एटम तो भूल जाओ क्योंकि वो सब डबल बॉन्ड से अटैच। तो चलो 11th वाले में एक ये कायरल सेंटर होगा, 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 एक ये कायरल सेंटर होगा। 1 2 3 4 5 6 कायरल सेंटर, 6 कायरल सेंटर्स आ गए। 6 कायरल सेंटर्स, राइट ना? अरे अभी तो बना के दिखाया था ऐसे, है ना? उसमें 6 कायरल सेंटर्स अपन को दिख रहे थे।
अच्छा देख, अपन ना उसको बनाते हैं, हाँ वो ये हटाने का रीजन यही है, एक बार बना के दिखाता हूँ, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, हर बार तुम लोग गड़बड़ी करोगे फिर। देख इधर तो डबल बॉन्ड है, इसलिए मैं इन कार्बन को तो भूल गया, इसलिए मैंने इन कार्बन की बात। अपन को एक दूसरा कार्बन एटम, कोई भी कार्बन एटम ले लेते हैं ना, चल इस वाले कार्बन एटम को लेके बनाते हैं, है ना, किसी भी ऐसे कार्बन एटम को रेंडमली उठा लेंगे अपन, और उसमें चेक करेंगे कि वो कायरल सेंटर है या नहीं है, ठीक है, तो अपन को जल्दी से पता चल जाएगा। अच्छा कैसे बनाते हैं वो देख लेते हैं। मैं क्या करूंगा इस कार्बन एटम के लिए, तो मैं कहूंगा देख एक कार्बन एटम एक हाइड्रोजन अटैच्ड है, नीचे सी एच अटैच्ड है, इधर CH2 है और इधर भी CH2 है, हाँ है, तो इधर भी CH2 है, हाँ है, इससे CH अटैच्ड है, ठीक है, इसमें ये CH2 है, इसमें CH2 है, और इसमें क्या अटैच्ड है, कार्बन जिसके पास हाइड्रोजन नहीं है, जबकि यहां पर कार्बन के पास हाइड्रोजन था, ये 1 था, ये 2 था, ये 3 था, 1 था, ये 2 था, ये 3 था, ये 1 था, ये 2 था और ये 3 था, जिसके पास हाइड्रोजन नहीं। हो गया ना, हो गया ना, तो ये अलग हो गया, इसमें चेक नहीं करूंगा मैं, मुझे तो इसमें दिख ही रहे हैं दो हाइड्रोजन एटम्स, भाई जहां दो हाइड्रोजन एटम दिख रहे हैं उसको क्यों चेक करूंगा मैं, मुझे पता है यहाँ पर CH2 है, दो हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन है, क्यों चेक करूंगा, इधर नहीं चेक करने वाला मैं, ये तो मुझे पता है, इधर तो चेक करूंगा ही नहीं, बाकी सब तो चेक करूंगा ना, बाकी सब तो चेक करूंगा, तो ये वाला कायरल सेंटर था, चल अब अपन कहेंगे सर मैं ये वाला उठा लेता हूँ, हाँ तो ठीक है ना, देखना एक हाइड्रोजन है, एक CH, इधर भी CH है, लेकिन इस CH से एक दो CH अटैच है, दो CH, इससे दोनों CH2 अटैच, भाई यहाँ पर एक कार्बन था, यहाँ पर CH अटैच था, यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर भी CH है, लेकिन इससे दो CH अटैच है, इससे दो CH2 अटैच है, हाँ तो डिफरेंट हुआ ना ये, इससे इसके तो चेक करनी ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर C है, H है ही नहीं, यहाँ पर C है लेकिन H नहीं है, यहाँ पर CH था, यहाँ पर CH था, तो चलो नेक्स्ट एटम देख लेते हैं, यहाँ पर दोनों CH2 अटैच्ड हैं, यहाँ पर दोनों CH अटैच्ड हैं, वो डिफरेंट होगा। आप किसी भी एटम पे जैसे चेक करो सारे आएंगे, तो मैंने यहाँ पर जो लिखे हुए हैं, मतलब इसको अपन ऐसे लिख लेते हैं, 1 2 तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया, 4 5 और ये 6, अगर आपको कोई लगता है तो आप नंबर बता दो कि ये वाले नंबर मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं बता दूंगा। नहीं, पहले ये ऑब्जर्व करो कि वो अनसिमेट्रिकल हो, दोनों तरफ सिमेट्रिक नहीं दिखनी चाहिए रिंग, अगर सिमेट्रिक दिखेगा तो फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा, अगर रिंग में एक जगह ऐसे रिंग अगर अनसिमेट्रिकल दिख रहा है, अपन सारे रिंग मॉलिक्यूल अपन को अनसिमेट्रिकल अगर दिख रहा है ना, तो आप कुछ मत करो, ये सारे के सारे जो ऐसे होंगे ना, ये ब्रिज कार्बन एटम, ये सारे के सारे कायरल सेंटर्स होंगे, अगर अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल दिख रहा है तो सारे के सारे कायरल सेंटर होंगे, भाई जो भी कर लो आप, जैसे ये कार्बन है, आप उधर जाओ और इधर जाओ तो कहीं ना कहीं तो OH दिख ही जाएगा ना, और इधर डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है, आप रिंग एक्सटेंड तो करते ही रहोगे ना, तो कहीं ना कहीं तो डिफरेंस आ ही जाएगा, इसलिए अपन को एक्सपैंड करके देखने की जरूरत नहीं पड़ती, सीधा लिखो, भाई यहाँ पर वो यहाँ रिंग ये नहीं था, बेंजीन रिंग यहाँ पर था, अगर बेंजीन रिंग नहीं था तो मुझे पता था कि इधर से इधर जाओगे, इधर से इधर जाओगे, इधर बेंजीन नहीं है, इधर है, मतलब वो डिफरेंट हो गया, एक हाइड्रोजन हो गया और उधर तो दोनों सैचुरेटेड है, तो डिफरेंट था, अपन को ऐसे लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, ऐसे तो मैं इसलिए लिख के बता रहा हूँ कि आप आराम से उसको देख सकें कि हाँ आप किस बेसिस पे बता रहे हो कि वो कायरल, हर बार थोड़ी लिखेंगे अपन उसको।
मुझसे कोई 10th वाले में भी पूछ रहे हैं। ये कायरल सेंटर लिखा तो ये देखो 4 डिफरेंट ग्रुप, ये 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच्ड हैं उससे, है ना, 4 डिफरेंट ग्रुप। और ऐसे इस कार्बन से ले लो, एक हाइड्रोजन है, एक Cl है, एक CH3 और एक ये बड़ा ग्रुप ऊपर की तरफ ले लो, तो हो गया ना उसमें। बताओ किसी को अगर डाउट है तो, किसी को डाउट है तो बोलो। डाउट है तो मत बोलो, मतलब बोलो अगर डाउट है तो, जिसको बोलोगे आप मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा, बट आपको कायरल सेंटर्स मैंने बता दिया। अब वो कह रहा कि सर ऑल क्लियर, तो सब कुछ क्लियर हो गया, दिमाग में कुछ नहीं, आप चिंता मत करो, नो स्टडी नो कंफ्यूजन, ठीक है। चल ठीक है, तो बाद में भी अपन जब डिस्कस करेंगे ना, जैसे क्वेश्चंस थे तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन अपन को मिलेंगे शीट पे, और आपने जो मुझे बताया उसको मैं अप्लाई करके देख लूं, क्योंकि लास्ट टाइम अपन ने ये नहीं पढ़ा था ना नंबर्स वाला पार्ट, तो फिर अभी अपन कैसे सॉल्व कर पाते हैं, फिर नहीं सॉल्व कर पाते, है ना। इसलिए मैंने उसको बोला कि पहले मैं बताऊंगा, क्योंकि फायदा क्या, मैं बता दूं आपको और फिर उसके बाद आप सोचो कि यार हमें तो ठीक है सर ने बताया है तो ठीक ही होगा, अब आप सॉल्व करोगे तो ठीक रहेगा। चलो अपन देखते हैं, आगे पढ़ते हैं, थोड़ा सा अपन पढ़ेंगे जैसे, सो प्रोजेक्शन ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो प्रोजेक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, मतलब अपन मॉलिक्यूल को थोड़ा डिफरेंट डिफरेंट टाइप से प्रोजेक्शन करते हैं, जैसे वेज डैश है, तो अपन कहते हैं 3D ज्योमेट्री ना, 3D स्ट्रक्चर ना, अगर अपन को वेज डैश बनाना है तो मोस्टली अपन 3D स्ट्रक्चर में ऐसे बना देते हैं। अब लीनियर का तो कुछ वेज डैश होगा नहीं, लेकिन अगर sp2 हाइब्रिडाइज्ड है तो अपन ऐसे बना देते हैं, तो एक एटम है जैसे BF3 है, तो अपन कहते हैं ये बोरॉन और फ्लोरीन बोर्ड के प्लेन में है, ये बोर्ड से अंदर है और ये बोर्ड से बाहर है, इसको अपन कहते हैं वेज और इसको अपन कहते हैं डैश। ये पहले अपन ने पढ़ा हुआ है, बॉन्डिंग में बता दिया था मैंने आपको कि मतलब वो वेज डैश ऐसे होता है, अपन को बॉन्डिंग से ही पता है कि डैश वाला जो होता है वो हमसे दूर होता है और वेज का मतलब होता है हमारी तरफ होता है, तो वो अपन को पहले से पता है। दूसरा, अगर sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है तो अपन को पता है, मोस्टली अपन को sp3 हाइब्रिडाइज्ड में क्या करते हैं, अपन कोई एक कार्बन ले लेते हैं और इससे दो बॉन्ड एक ही प्लेन में होंगे, बाकी एक बॉन्ड बाहर की तरफ होगा और एक बॉन्ड अंदर की तरफ होगा, दिस इज आल्सो वेज डैश sp3 हाइब्रिडाइज्ड, तो इसको वेज डैश बोलते हैं, डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। कोई भी स्ट्रक्चर बनाओ 3D, अपन को पता है कि अगर आप ऐसे लिखोगे तो मतलब हमारी तरफ लिख रहे हो, ये लिख रहे हो तो बोर्ड से परपेंडिकुलर, मतलब ये दोनों ही एटम, एक बाहर की तरफ है एक अंदर की तरफ है, बोर्ड से परपेंडिकुलर, वो अपन बोर्ड से परपेंडिकुलर बोल रहे हैं इसके, ठीक है। तो वेजनेस में अपन को ज्यादा लिखने की जरूरत है। दूसरा प्रोजेक्शन होता है जिसको अपन कहते हैं, राइट, ऐसे डिफरेंट टाइप के प्रोजेक्शन, जैसे वेजनेस पढ़ा अपन ने वैसे ही अपन पढ़ते हैं, दैट इज फिशर प्रोजेक्शन, फिशर प्रोजेक्शन। अब फिशर प्रोजेक्शन में क्या होता है, वो कहता है कि भाई देखो आप, सो assumption of 3D structure of any molecule, structure of any molecule on 2-dimensional paper, ठीक है ना, 2-dimensional पेपर पे उसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे वो बता देंगे। तो अपन क्या करेंगे ना, 2-dimensional पेपर पे, अब इसमें तुम जो स्ट्रक्चर लिखोगे वो ऐसे लिखोगे, ऐसे क्रॉस वाला स्ट्रक्चर, मतलब अगर इसको अपन फिशर प्रोजेक्शन बोलते हैं, लेकिन मैं इसको हर बार क्रॉस वाला स्ट्रक्चर बोल देता हूँ कि वो क्रॉस वाला स्ट्रक्चर लिख रहे हो
और क्रॉस वाले स्ट्रक्चर में अपन को क्या करना होता है, जब भी अपन कोई स्ट्रक्चर ऐसे लिखेंगे ना, उसको मैं हमेशा ही क्रॉस वाला स्ट्रक्चर बोलूंगा। तो क्रॉस वाला स्ट्रक्चर मतलब सर मुझे फिशर प्रोजेक्शन की बात कर रहा है। तो फिशर क्या बोलता है कि भाई देखो, जो ऐसे स्ट्रक्चर आप लिखोगे ना, अब एटम भी दिखा सकते हैं अपन की, यहाँ कार्बन एटम है, यहाँ कार्बन एटम है, ऐसे, लेकिन लिखा आपने क्रॉस में स्ट्रक्चर ऐसे पेपर पे। तो ये क्या बोलता है कि देखो ऐसे क्रॉस वाले स्ट्रक्चर में ना, ठीक है, ऐसा जो क्रॉस वाला स्ट्रक्चर है, तो अपन कहेंगे देखो भाई, क्रॉस वाले स्ट्रक्चर में दो एटम, वो कहता है कि ऐसे पेपर पे आपने क्रॉस वाला स्ट्रक्चर बना रखा है, ऐसे अपन ने ऐसे क्रॉस वाला स्ट्रक्चर बना रखा है, ठीक है, ये चारों एक ही प्लेन में, ठीक है, ये चारों एक ही प्लेन में, राइट, और वो स्ट्रेट ऐसे दिख रहे हैं। ये क्या कहता है कि जो हॉरिजॉन्टल वाले ग्रुप है ना, इनको थोड़ा अपनी तरफ कर लो, ये हॉरिजॉन्टल ग्रुप थोड़ा अपनी तरफ कर लो, और जो वर्टिकल वाले ग्रुप है ना, इनको थोड़ा सा अंदर की तरफ कर दो, इनको अंदर की तरफ कर दो। क्या बन गया? टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बन गया ना, टेट्राहेड्रल। देखो ये नीचे दिख रहा है। तो उसने कहा था कि अगर अपन को 3D स्ट्रक्चर, जैसे अपन को कोई स्ट्रक्चर बताना है, तो वो कहता है कि देखो क्रॉस वाला स्ट्रक्चर लिखो, लेकिन उस स्ट्रक्चर में नहीं भी बनाओगे तब भी मैं ये अज्यूम करूंगा कि ये वाला हॉरिजॉन्टल बॉन्ड जो है दैट इज टुवर्ड्स द व्यूअर, ये हॉरिजॉन्टल बॉन्ड जो है वो टुवर्ड्स द व्यूअर है, हॉरिजॉन्टल बॉन्ड इज टुवर्ड्स द व्यूअर, एंड द वर्टिकल बॉन्ड, जो वर्टिकल बॉन्ड है ना, दे आर अवे फ्रॉम द व्यूअर। मतलब मैं वर्टिकल बॉन्ड को ऐसे लिखूंगा, so horizontal bonds are slightly above the plane of paper, so assume, इसको अपन ने ऐसे था, so horizontal bond जो होंगे ना, they are slightly above the plane of paper, so assume horizontal bond group, obviously बात है, मैं यहाँ पर group अटैच करने वाला हूँ, slightly above the plane of paper and vertical group slightly below the plane of paper, below the plane of paper, ऐसे बना, so that will be slightly below the plane of paper, अपन वैसे assume कर लेंगे। तो ठीक है, मतलब ऐसे लिखा हुआ है तो भी अंडरस्टूड है कि ऐसे करना है। मतलब अगर मैंने ऐसे लिख दिया, सपोज करते हैं मैंने ऐसे लिखा, तो अपन कहेंगे ये तो क्रॉस वाला स्ट्रक्चर, तो मुझे कोई बताने की जरूरत नहीं है आपको कि अगर ये क्रॉस वाला स्ट्रक्चर है तो इट विल बी लाइक दिस, ये अंडरस्टूड है। मतलब आपने क्रॉस वाला स्ट्रक्चर लिखा और मैंने ऐसे एज्यूम कर लिया उसको, चाहे वो एक कायरल सेंटर हो या 2 कायरल सेंटर हो या 10 कायरल सेंटर हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। आपने क्रॉस वाला स्ट्रक्चर लिखा और मैंने अज्यूम किया कि वो हॉरिजॉन्टल वाले स्लाइटली अबव द प्लेन ऑफ पेपर और वर्टिकल वाले स्लाइटली बिलो द प्लेन ऑफ पेपर, ऐसे अज्यूम करो। अब वो कहता है फिशर प्रोजेक्शन कि अगर कोई मॉलिक्यूल आपको, मतलब कोई मॉलिक्यूल गिवन है और आपको उसको लिखना है मॉलिक्यूल को, तो आप क्या करो, जब भी यहां पर ग्रुप लिखने, अगर हमारा चॉइस है हमें ग्रुप लिखने हैं, तो अपन कहेंगे मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड ग्रुप एट द टॉप। आप यहां पर मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड लिखो या लीस्ट ऑक्सीडाइज्ड यहां लिखो, मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड ग्रुप एट द टॉप एंड लीस्ट एट द बॉटम। और फिशर प्रोजेक्शन बताने के लिए हॉरिजॉन्टल ग्रुप में दोनों में से किसी एक तरफ हाइड्रोजन होना कंपलसरी है। अगर आपको फिशर प्रोजेक्शन बताना है तो हॉरिजॉन्टल में किसी एक तरफ सिर्फ हाइड्रोजन एटम, मतलब OH नहीं, अपन कहेंगे अच्छा सर OH चलेगा क्या, उसमें भी तो हाइड्रोजन है, तो OH चलेगा क्या, नहीं OH नहीं चलेगा, सिर्फ हाइड्रोजन एटम होना कंपलसरी, सिर्फ हाइड्रोजन एटम। तो यहां पर अपन को सिर्फ हाइड्रोजन एटम होना कंपलसरी है, मतलब फिशर प्रोजेक्शन में दोनों में से किसी एक तरफ
हाइड्रोजन होगा और दूसरी तरफ कोई दूसरा ग्रुप होगा। तो अपन कहेंगे यहां पर कोई भी एक आप मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड ग्रुप ले लो, लीस्ट एट द बॉटम, आप एक तरफ हाइड्रोजन ले लो और दूसरी तरफ OH ले लो। तो जब आप इसमें कोई ग्रुप लिखोगे, एक हाइड्रोजन एटम होना कंपलसरी है और यहां पर एक ग्रुप होना कंपलसरी, कोई भी ग्रुप होगा, हाइड्रोजन नहीं होगा तो एक ग्रुप होना कंपलसरी। तो अपन को यहां पर एक ग्रुप मिल जाएगा, दैट इज एक कोई ग्रुप होना कंपलसरी है, ये बताना अपन को जरूरी है। तो अपन कहेंगे कि ठीक है भाई, मतलब राइट। तो अपन कहेंगे अब इस केस में कोई कंपाउंड अगर अपन को जैसे ये है तो CHO ज्यादा ऑक्सीडाइज होगा ऑक्सीजन से, OH से। तो अब अपन को ये आएगा, हाँ, देयर शुड बी वन हाइड्रोजन एटम ऑन द हॉरिजॉन्टल लाइन, आइदर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, किसी एक तरफ होगा, किसी भी तरफ हो सकता है वो, आइदर लेफ्ट हैंड साइड पे भी हो सकता है, राइट हैंड साइड पे भी हो सकता है, वो कहीं भी हो सकता है, लेकिन एक हाइड्रोजन एटम होना कंपलसरी है, ठीक है ना। तो अपन ने ये लिखा हुआ है, मैं इसको हटा रहा हूं, इसको हटा देता हूं। अब अपन कहेंगे ठीक है भाई, फिशर प्रोजेक्शन में क्या होगा, जैसे मान लो अपने पास कोई, अब अपन एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल है ग्लिसरॉल्डिहाइड, मैंने ये एग्जांपल, अब ग्लिसरॉल्डिहाइड में मैंने लिखा CHO है और यहां पर एक H है और एक OH है और एक CH3 लिख लिया, CH2OH हो गया, तो दिस इज ग्लिसरॉल्डिहाइड। अब अपन कहेंगे ऐसे लिख सकता हूं मैं ऐसे, अब ये तो ज्यादा ऑक्सीडाइज होगा, ये लीस्ट ऑक्सीडाइज होगा और ये OH का अपन को गिवन है, ये कायरल सेंटर है, ये कायरल सेंटर है, उसमें कायरल सेंटर तो होगा ही होगा, है ना, एक कायरल सेंटर है इसमें। तो विल राइट दैट इस तरफ हाइड्रोजन है, इस तरफ OH है, इस तरफ CHO है और इधर CH2 है। मैं ऐसे इसका मिरर इमेज भी लिख सकता हूँ, अरे यार ये कुछ ज्यादा ही परेशान करने लगा, है ना, जूम हो जा रहा है। तो अपन क्या करेंगे, इधर एक हाइड्रोजन है, वैसे तो मैंने इसका मिरर इमेज बना लिया, अगर आप देखोगे तो ये इसका मिरर इमेज है। अब अपन को 1 मिनट रुकना पड़ेगा, तो ऑनलाइन भी है और वहां से शिफ्ट क्यों किया, अरे वहां से शिफ्ट में इसलिए किया कि मतलब लास्ट ईयर मुझे लगा ये ओपन हो जाएगा, तो पनवेल में बच्चों को आराम से, मुझे मेरी मैक्सिमम क्लासेस पनवेल सेंटर पे होने वाली थी, तो मैंने सोचा यार उतनी दूर से आना जाना, इससे अच्छा है पनवेल ही आ जाता हूँ। पनवेल आया तो आसमान से गिरा खजूर पे अटका, वैसे हो गया मेरे साथ, है ना, ठीक है। अब कोई बात नहीं, लेकिन तब जेपीएन सर थे, जेपीएन सर होते तो मैं यहीं रहता था, लेकिन अभी मैं वहीं शिफ्ट होऊंगा एडीए सर के आसपास। एडीए सर का तो अपना फ्लैट है, लेकिन मेरा भी तो मतलब फिर मेरा तो खारगर में अपना फ्लैट है, वो इसलिए ना कि मतलब फटाफट शाम को बैठ के ना, मतलब हाँ हाँ हाँ, तो फटाफट बैठ के ना वो हो जाती है, प्लानिंग हो जाती है कि मतलब अब क्या करना चाहिए, ओपन हो सकता है नहीं हो सकता है, या अपन बच्चों को कितने टाइम, नहीं जेपीएन सर थे तो वो दोनों आसपास रहते थे ना, बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे, 500 मीटर्स पे, तो वो आपस में अपना करते रहते थे, मैं अपना काम करता रहता था, वो अपना काम कर, दोनों मिलके फटाफट बता देते थे। कोई प्रॉब्लम होती थी तो वो पूछ लेते थे कि सर इसमें प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं बता देता था क्या करना है। जेपीएन सर नहीं है तो सारी चीजें फिर डिस्कस नहीं हो पाता ना फटाफट, तो अभी जाना पड़ेगा। अभी जेपीएन सर की वाइफ ठीक है ना, हाँ मुझे जाना नहीं होता, ठीक है चलो। ये एक तो कैमरा परेशान करेगा, ज्यादा अच्छा लेके भी गड़बड़ किया, कैमरे भी एडीएस सर ने सजेस्ट किया था कि ज्यादा अच्छा ले लो, वो तुमको फोकस करेगा, मैंने कहा ठीक है। ठीक है, चलो ठीक है, चलो ठीक है बेटा, मतलब चीजें जो है लाइफ में कॉम्प्रोमाइज करके चलना होता है। हाँ ज्यादा ही फोकस करता है, उसको ज्यादा आगे रखो, पीछे रखो तो भी फोकस करेगा, आगे रखो तो भी फोकस करेगा कि अच्छा हाँ चलो पकड़ लेते हैं इसको। चलो ऑफलाइन क्लासेस में ना, अभी फिर आज केस नंबर ऑफ केसेस बढ़ गए अपने यहाँ, कल 6000 थे, आज 8000 हो गए। मैं तो कहता हूँ
अगर थोड़ा भी होता है ना, पनवेल में अपन ऑब्जर्व करते हैं, पनवेल में अपने पास पार्थ है ना, उसको उसकी मॉम को आइडिया होगा, तो उनसे पूछेंगे अपन, मतलब क्या मतलब कुछ हो सकता है ऑफलाइन, है ना। तो क्योंकि उसकी मॉम को आइडिया है, तो उनसे पूछ के मतलब अगर जैसे ऑफलाइन अगर हो सकता है ना तो अपन कर लेंगे, है ना। फिर तो मजा आ जाएगा अपन को। लेट्स कम बैक। चलो भाई शुरू करते हैं अपन, है ना। क्योंकि मेरा ना सिलेबस भी, मुझे एक और टेंशन है सिलेबस का, ये जो 1.5 घंटे वाली क्लास है ना, इसमें मजा नहीं आया मुझे, मेरा सिलेबस बहुत पीछे हो गया। अभी इसको थोड़ा कैमरे को इधर उधर करते हैं, है ना। अरे पक चुके हो तुम लोग, तो सोच रहे बोल रहे हो पक चुके हो, मेरी हालत तो सोचो, मेरी हालत सोचो तो मतलब तुम लोगों को लगेगा अरे सर ऐसा भी है। मेरी हालत तो और भी ज्यादा खराब है। क्लास में जो मजे आते हैं ना, जो हंसते रहते हैं और पढ़ते रहते हैं और मजे भी आते हैं, वो तो नहीं कर पा रहे ना। ये तो कोई पढ़ाई मतलब पक गए हैं पढ़ पढ़ के ऐसे। क्लास में होते तो तुम लोग मतलब उसको पढ़ने का मजा ही अलग है। हाँ भाई यही सोच रहा हूँ, शटर बंद करके कुछ करें। तो एडीए सर नहीं करने देते ना, वो कहते हैं रुक जाओ सर रुक जाओ। चलो अच्छा शुरू करते हैं अपन, है। हाँ इंटरेक्शन भी नहीं पता, मार्केट में मिलेंगे भी तो मुझे अपन को पता ही नहीं कि कौन कौन था, बस ऐसे ही मिले अपन बस। चलो कोई बात नहीं, अपन सेंटर पे मिलेंगे, पेटीएम करते हैं सेंटर पे ऑफलाइन, तो कम से कम सेंटर वैसे मिलेंगे। चलो अच्छा शुरू करते हैं, क्योंकि अपन सिलेबस में काफी मतलब मुझे लगता है कि स्टीरियो अपना खत्म हो जाना चाहिए था। एसटीएम भी कर लेंगे, अपना स्टीरियो खत्म हो जाना चाहिए था अभी, मतलब आज जुलाई हो गया ना, जुलाई से पहले अपना स्टीरियो खत्म होना चाहिए था मेरा कैलकुलेशन के हिसाब से। तो अपन थोड़ा पीछे हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा, इसलिए बड़ी क्लास कर रहा हूँ। ठीक है चलो अच्छा देखो, ग्लिसरॉल जो होता है ना, अपन ऐसे बताएंगे। अब देख, इसमें फोकस, इसमें देखते हैं अपन, तो देखो पहली बात तो ये कि फिशर प्रोजेक्शन बताने के लिए मॉलिक्यूल को ऑप्टिकली एक्टिव होना जरूरी है, इसलिए मैंने एग्जांपल ऑप्टिकली एक्टिव किया। अपन सभी मॉलिक्यूल में नहीं बता सकते, अगर फिशर प्रोजेक्शन बताना है तो मॉलिक्यूल को ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए, इसलिए मैंने गायरल सेंटर लिया उसमें। अब अपन क्या करेंगे ना, इसमें फिशर प्रोजेक्शन में अपन कहेंगे ये 1 2 3 4 डिफरेंट ग्रुप है। अगर 4 डिफरेंट ग्रुप है तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, 4 डिफरेंट ग्रुप अगर इधर प्रेजेंट है तो अपन कहेंगे इधर ना, ऐसे 4 डिफरेंट ग्रुप अगर प्रेजेंट है तो इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन पे अपन को देखना होगा। अब अगर अपन इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे जो अपन को गिवन है ना, हॉरिजॉन्टल लाइन, इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे जहां मैंने हाइड्रोजन बोला था ना कि हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन होना कंपलसरी है, तो अगर हाइड्रोजन के अलावा जो दूसरा ग्रुप है ना, अगर ये दूसरा ग्रुप जो है वो एलएचएस साइड में है, तो अपन इसको बोलते हैं एल आइसोमर, इसको अपन बोलते हैं एल आइसोमर। और अगर वही ग्रुप राइट हैंड साइड में, मतलब अगर ये उस तरफ लिखा होता और हाइड्रोजन इधर हॉरिजॉन्टल पे, तो मैं इसको बोलता डी आइसोमर, इसको बोलता मैं डी आइसोमर। तो डी, अगर एक ही मॉलिक्यूल में डी और एल लिखना है तो वो हमेशा आपस में एक दूसरे के मिरर इमेजेस होते हैं, मतलब डी का मिरर इमेज एल होगा, एल का मिरर इमेज डी होगा किसी भी मॉलिक्यूल के लिए, राइट। तो डी आइसोमर कब लिखेंगे अपन, अगर हॉरिजॉन्टल से डिसाइड करेंगे, अगर हाइड्रोजन के अलावा जो दूसरा ग्रुप है अगर वो राइट हैंड साइड पे है तो डी आइसोमर है, और अगर वही ग्रुप हाइड्रोजन के अलावा जो है अगर वो ग्रुप लेफ्ट हैंड साइड पे है तो अपन उसको एल आइसोमर लिखेंगे, दैट इज डी एंड एल आइसोमर। अगर मेरे पास ऐसे गिवन है, मान लो अपन कोई दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। तो मान लो मैंने ऐसे लिखा कि भाई मेरे पास एक मॉलिक्यूल ऐसे है CH2, और ये Cl है और इधर COH है, तो अपन कहेंगे इसको फिशर प्रोजेक्शन में लिखो। अगर ये मॉलिक्यूल अपन को गिवन है और इसको अपन को फिशर प्रोजेक्शन में लिखना है ना, तो अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे देखो सर, फिशर प्रोजेक्शन में लिखने के लिए मुझे क्रॉस वाला स्ट्रक्चर लिखना होता है, और क्रॉस वाले स्ट्रक्चर में मैं लिखूंगा इसको COH ऊपर लिखूंगा क्योंकि वो मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड ग्रुप था। वैसे अगर एक बात और है, अगर अपन किसी भी मॉलिक्यूल का IUPAC नेम लिखेंगे ना, तो अपन अगर एक कंसेप्ट बना ले कि IUPAC नेमिंग में जो नंबर 1 पे होगा ना कार्बन एटम, जिस एटम को आप 1 दोगे ना उसको टॉप पे लिखूंगा, और जिसको आप लास्ट सबसे बड़ा नंबर दोगे ना उसको बॉटम पे लिखूंगा। आपका सॉल्व हो गया प्रॉब्लम कि ज्यादा ऑक्सीडाइज हमें कैसे पता चलेगा कौन है।
अब कुछ मत करो, आप IUPAC नेमिंग में जिस कार्बन को 1 मिला उसको टॉप पे लिख लो और जिसको लास्ट नंबर सबसे बड़ा नंबर मिला उसको लास्ट पे लिख लो, वो अपने आप ही एडजस्ट हो जाता है सब। लास्ट में मतलब IUPAC नेमिंग करूंगा तो ऐसे आएगा, मैं इधर CH3 लिख देता हूँ, इधर हाइड्रोजन लिख लेता हूँ, इधर Cl, तो अपन कहेंगे सर आपने Cl लिखा है, पहले से था नहीं, तो मुझे क्या करना चाहिए? तो अपन कहेंगे भाई देखो, अपन को कोई बना के थोड़ी दिया था उसने कंपाउंड की, क्या होगा। अब अगर मैंने Cl राइट हैंड साइड पे लिखा है तो मैं कहूंगा ये डी आइसोमर है। अगर मैं इसी Cl को लेफ्ट हैंड साइड पे लिख लेता तो मैं कहता ये एल आइसोमर है। अगर इसको ऐसे लिखता तो ये इसका एल आइसोमर हो जाता। तो अब अपन कहेंगे कि भाई ये तो एल आइसोमर हो गया, एल आइसोमर हो गया, तो इधर एक ग्रुप अपन ले लेंगे कि भाई अगर अपन वही ग्रुप को लेफ्ट या राइट में लिखेंगे तो उसमें कहां पर लेफ्ट या राइट में जो भी ग्रुप अपन को गिवन है उस ग्रुप को अगर मैं लेफ्ट और राइट में लिखूंगा तो कैसे बताऊंगा कि वो डी आइसोमर है या एल आइसोमर है? तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट ग्रुप जो हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे प्रेजेंट है। तो हाइड्रोजन के अलावा वहां Cl प्रेजेंट था, तो मैंने Cl के बेसिस पे लिखा कि वो डी आइसोमर है या एल आइसोमर है। अगर हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे हाइड्रोजन के अलावा जो दूसरा ग्रुप है अगर वो राइट हैंड साइड है तो वो हमेशा डी आइसोमर होगा, और लेफ्ट हैंड साइड है तो एल आइसोमर होता है। तो अपन इसको कहते हैं कि फिशर प्रोजेक्शन बाय डीएल कॉन्फ़िगरेशन। ये डीएल कॉन्फ़िगरेशन, इसमें अपन लिखेंगे इफ मॉलिक्यूल हैज मोर देन वन कायरल सेंटर देन वन कायरल सेंटर। अगर किसी मॉलिक्यूल के पास एक से ज्यादा कायरल सेंटर है तो फिर अपन क्या करेंगे? तो अब एक मिनट चेक कर ले अपन कि भाई किस में अपन को कोई क्वेश्चन आया है, उस क्वेश्चन में अपन को क्या करना है देख लेते हैं अपन। सर इफ वी सी एल आइसोमर फ्रॉम द बिहाइंड साइड देन द मॉलिक्यूल विल अपीयर एज अ डी आइसोमर। बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अपन को देखना है जो पेपर पे जो लिख रहे हो ना, आप पेपर पे लिखते समय जहां आपके लेफ्ट हैंड साइड पे आया तभी तो LHS लिखा मैंने और इसको RHS लिखा मैंने। अगर आप कहोगे मैं पीछे उस तरफ से देखूंगा इस मॉलिक्यूल को तो वो RHS हो जाएगा, हाँ तो करो ना, क्या कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसलिए तो अपन ने लिखा था प्लेन ऑफ पेपर, ऐसा बोला था ना अपन ने कि भाई जो आप पढ़ा रहा हूं मैं आपको वो प्लेन ऑफ पेपर के रिस्पेक्ट में पढ़ा रहा हूं मैं आपको। तो मैंने आपको बता दिया कि कुछ कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि 2 डायमेंशनल पेपर पे अपन कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। अगर मान लो मेरे पास ऐसे कोई कंपाउंड गिवन है और मुझसे कहा गया कि भाई इसमें बताओ क्या करना है, तो मान लो CHO गिवन है, इधर OH गिवन है, इधर H गिवन है, इधर H गिवन, इधर OH गिवन है, इधर H गिवन है, ऐसे अपन को गिवन है। तो अपन कहेंगे कि भाई इसमें बताओ ये D है या L आइसोमर है। तो अगर एक से ज्यादा कायरल सेंटर है देन कैलकुलेट D और L आइसोमर या L कॉन्फ़िगरेशन with respect to chiral center, with respect to chiral center getting highest number in IUPAC numbering, highest number in IUPAC numbering, number in IUPAC। जिसको हाईएस्ट नंबर मिलेगा ना IUPAC में उससे अपन चेक करेंगे, तो अपन बता देंगे। अब वो कह रहे कि सेकंड एग्जांपल में अगर H की जगह OH होता तो फिर फिशर प्रोजेक्शन नहीं बता सकते। आपको कायरल सेंटर से एक हाइड्रोजन एटम अटैच होना कंपलसरी है अगर आपको फिशर प्रोजेक्शन बताना है तो। अगर फिशर प्रोजेक्शन बताना है तो आपको एक हाइड्रोजन को अटैच्ड होना कायरल सेंटर से कंपलसरी है और उस हाइड्रोजन को अपन हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे लेके आएंगे। सो इसमें अपन कहेंगे देखो भाई, इसमें लिखूंगा मैं 1 2 3 4, ये तो कायरल सेंटर हो नहीं सकता क्योंकि 2 हाइड्रोजन है, तो मैं इसके रिस्पेक्ट में बताऊंगा इसमें OH राइट हैंड साइड पे है, सो दिस इज अ डी आइसोमर, क्योंकि OH राइट हैंड साइड पे है सो इट इज अ डी आइसोमर। ये तो कायरल सेंटर ही नहीं है, और आपने कहा कि कायरल सेंटर विद रिस्पेक्ट टू द कायरल सेंटर व्हिच गेट हाईएस्ट नंबर इन द IUPAC नंबरिंग, उसके रिस्पेक्ट में आपको बताना है, ये अपन को बताया। तो ठीक है, अपन ने कैलकुलेट कर लिया, ये अपन को समझ में आ गया कैसे करना होता है। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा एक दो एग्जांपल और लूंगा और फिर अपन चेक करते हैं क्या करना है अपन को। पहले मैं आपको बता देता हूँ फिर आप शीट से सॉल्व करना, ठीक है ना।
मैं कुछ और पार्ट, एक दो पार्ट और बताऊंगा, फिर अपन चेक कर लेंगे। ठीक है, अब मैं कुछ एग्जांपल और ले लेता हूं। अब अगर मान लो मेरे पास ऐसे गिवन है, मेरे पास गिवन है ये एग्जांपल, अपन दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो मैंने लिखा CHO, इधर COH एंड H, इधर CH एंड OH, COH एंड H, और इधर COH एंड H, और इधर CH2OH। दिस इज ग्लूकोज। तो फॉर्मूला, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। और ग्लूकोज में अपन को पता है कि वहां पर बहुत सारे राइट ना कायरल कार्बन एटम्स हैं, अपन को दिख रहे हैं, और इसलिए अपन कहेंगे कि वो ऑप्टिकली एक्टिव भी है। ठीक है, तो अब मैंने आपसे कहा ये नोट पॉइंट वाला भी इसमें आ जाएगा, आप चिंता मत करो, कि अगर अपन को कोई मॉलिक्यूल है जिसमें एक से ज्यादा कायरल सेंटर्स हैं, ये सब कायरल सेंटर्स हैं, इसमें 4 कायरल सेंटर्स हैं, राइट। अगर इसमें 4 कायरल सेंटर है तो आप क्या करो, इसमें किस कार्बन से बताऊंगा आईयूपीएक, दैट इज डी एंड एल आइसोमर। तो अपन कहेंगे इसका आईयूपीएक नंबरिंग लिख लो, और इसमें अब कायरल सेंटर, ऐसा कायरल सेंटर ढूंढो आप जिसका आईयूपीएक नंबरिंग में जिसको हाईएस्ट नंबर मिला हो, दैट इज दिस वन। भाई ये तो कायरल सेंटर हो नहीं सकता क्योंकि इसके पास 2 हाइड्रोजन है, तो वो कायरल सेंटर नहीं हो सकता। बट ये कायरल सेंटर है, इधर OH है, इधर CH2OH है, इधर H है, और ये बड़ा ग्रुप है। तो इसके रिस्पेक्ट में अपन चेक करेंगे, अगर यहां पर राइट हैंड साइड पे है ये, तो अपन कहेंगे ये डी आइसोमर है, तो इसका नाम होगा डी ग्लूकोज। ये नाम होगा इसका डी ग्लूकोज। तो अपन कहेंगे ठीक है सर, अगर ये डी ग्लूकोज है तो आप एल ग्लूकोज बना के दिखाओ जरा। तो अपन कहेंगे एल ग्लूकोज अगर बनाना है तो बना लेंगे अपन। तो अपन कहेंगे भाई एल ग्लूकोज के लिए दिस विल बी द एल ग्लूकोज। ऐसे बनाऊंगा तो ये एल ग्लूकोज होगा क्या, देख लो भाई, दिस विल बी द एल ग्लूकोज। ये एल ग्लूकोज होगा क्या, हाँ या ना बोलो, ये एल ग्लूकोज होगा क्या। तो अपन कहेंगे नो, इसलिए कि आपने मुझे बताया था कि डी और एल हमेशा एक दूसरे के मिरर इमेजेस होते हैं। यहां आपने मिरर इमेज नहीं बनाया, आपको ऐसे लिखना चाहिए, आपको मिरर इमेज बनाना पड़ेगा तब बोलूंगा वो। ये एल ग्लूकोज है, डी और एल हमेशा एक दूसरे के मिरर इमेजेस होंगे। अगर किसी मॉलिक्यूल का अपन को डी पता है तो एल उसका एग्जैक्टली उसका मिरर इमेज होगा हमेशा। और इसमें अपन कहेंगे इस कार्बन से चेक किया, क्योंकि ये आईयूपीएक नंबरिंग लिखेंगे वो तो लिखा ही हुआ है, तो इसी मॉलिक्यूल का मिरर इमेज बनाया आपने और मैंने उसको बता दिया दैट इज एल ग्लूकोज। यही लिखा हुआ है यहाँ पर नोट में। भाई अगर अपने पास मॉलिक्यूल में एक से ज्यादा कायरल सेंटर है तो जिस कायरल सेंटर को आईयूपीएक नंबरिंग में हाईएस्ट नंबर मिलेगा उस कायरल सेंटर से कैलकुलेट करूंगा डीएल कॉन्फ़िगरेशन। अब किसी को डाउट है तो बोलो, वरना मैं क्वेश्चन देने वाला हूं एक दो, तुम कैलकुलेट करके बताओ मुझे। किसी को डाउट है तो बोलो, वरना मैं एग्जांपल देने वाला हूं क्वेश्चन। अब बताओ मुझे डीएल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दिस मॉलिक्यूल, डी एंड एल कॉन्फ़िगरेशन फॉर मॉलिक्यूल। ये मॉलिक्यूल है मेरे पास, तो व्हाई वोंट वी यूज डी एंड एल बाय हाइड्रोजन, क्योंकि फिशर ने अपन को हमेशा उसी से बताया, हाइड्रोजन से नहीं बताया, तो अपन ने उसी ग्रुप से पढ़ ली। मेरे लिए तो हाइड्रोजन और भी अच्छा था, मैं तो कई बार हाइड्रोजन से मतलब बाद में कभी रिवीजन करूंगा तो कहूंगा यार हाइड्रोजन से ही चेक करूं,
लेकिन पहले तो मुझे सही बताना होगा कि भाई क्वेश्चन जो अपन से कहा था ना, क्योंकि अगर क्वेश्चन फ्रेम होगा तो अपन को बताना पड़ेगा वो। तो अब अपन चेक कर लेते हैं डीएल कॉन्फ़िगरेशन, है ना। तो इधर से मैं चेक कर लेता हूँ डीएल कॉन्फ़िगरेशन अपन को कैसे पढ़ना है। ए के लिए अपन कहेंगे ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। इस पे अपन कायरल सेंटर ये आरएचएस पे है, सो दिस विल बी अ डी। बिल्कुल करेक्ट है, ये डी है। अब बी वाले का बता दो। बी वाले का बता दो। बी वाले का एल आई समझ रहे हैं। पहले आई पे नंबरिंग लिखता हूँ। आई पे नंबरिंग तो ऐसे है, इधर से शुरू किया मैंने नीचे से। तो फिशर प्रोजेक्शन बताने के लिए आईयूपैक नंबरिंग वाला 1 कार्बन एटम ऊपर होना चाहिए। मतलब मैं इसको रोटेट करूंगा ऐसे, ऐसे रोटेट करूंगा। कोई बात नहीं, करो। करूंगा तो वो ऐसे हो जाएगा। कोई बात नहीं, ऊपर भी CH3 है, इधर भी CH3 है। ये Br इधर आ जाएगा, H इधर आ जाएगा और Cl इधर आ जाएगा और H इधर आ जाएगा। अभी भी डी कॉन्फिगरेशन, इट्स अ डी आइसोमर। बी वाला आईयूपैक नंबरिंग लिखा तो इधर से है ना। आईयूपैक नंबरिंग क्यों? अल्फाबेटिकल ऑर्डर था ना, Br और Cl की वजह से, उसकी बात करता है। तो सी वाले में क्या लिखूं? सी वाले में पहले तो अपन आईयूपैक नंबरिंग लिखेंगे। OH का प्रायोरिटी ज्यादा होगा ना इससे। पक्का ना? अब दिमाग लगा लिया ना अपन ने। बिल्कुल नहीं होगा। आईयूपैक नंबरिंग करेक्ट गिवन है अपन को। क्वाइट इज सो, क्योंकि डाई हो गया ना। और ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर की नंबरिंग होगा, यहां से नंबर करूंगा तो ये भी डाइओइक एसिड है और ये भी डाइओइक एसिड है। कहीं से भी नंबर करो, ये अमाइन है और ये हाइड्रोक्सी है, तो अमाइन को प्रेफरेंस ज्यादा दूंगा। इट्स अ डी। इधर आईयूपैक नेमिंग करेक्ट करेक्ट था भाई। मैं आईयूपैक नेमिंग भी पूछ रहा हूँ आपसे, है आपको पता है। अब लास्ट वाला बताओ। लास्ट वाला है लाइसोमर। अब तो गलती नहीं करने वाले ना। ये CHO है। 1 2 3 4 5 और 6। एल्डिहाइड का प्रायोरिटी ज्यादा होता है। आप इस मॉलिक्यूल को रोटेट करने वाले हो ऐसे, और फिर चेक करने वाले हो। भाई आपने नंबरिंग ऐसे शुरू किया ना,
और अगर आप ऐसे रोटेट करोगे ना, तो ये ऐसे रोटेट करोगे तो OH उस तरफ चला जाएगा, ये वाले कार्बन। भाई उसी, मैंने कहा भी था कि आप किसी भी मॉलिक्यूल को उसी प्लेन में कितना भी रोटेट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम। तो अपन कहेंगे ये तो एल आइसोमर है भाई, क्योंकि अपन इसको ऐसे लिखेंगे, ऐसे घुमाऊंगा तो OH इधर आ जाएगा। लो भाई, किसी को डाउट है तो बोलो। अब पता, ये डी ग्लूकोज था, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता था, और है ये लिखना कंपलसरी है अपन को, इसके अलावा और ऐसे भी लिख सकता हूं। मतलब मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, सभी कार्बन पे कौन कौन सा ग्रुप कॉन्फ़िगरेशन है वो मैं लिख सकता हूं, लेकिन अगर आपको इनमें से सिर्फ एक को ही लिखना है तो आपको यही लिखना पड़ेगा, हाईएस्ट नंबर वाला कार्बन, उसके रिस्पेक्ट में ही लिखना पड़ेगा। आप सारे कार्बन को लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं, सभी में सारे कार्बन एटम को लिखो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर आपको इनमें से सिर्फ एक ही लिखना है तो फिर आपको डी ग्लूकोज ही लिखना पड़ेगा। इट इज अ डी ग्लूकोज एंड दैट इज ग्लूकोन डी। ये एल कॉन्फ़िगरेशन हटाना होता है ना उसमें, सो सिर्फ डी कॉन्फ़िगरेशन होता है, जो अपन ग्लूकोन डी पीते हैं ना, वो डी ग्लूकोज ही तो होता है, इसलिए तो उसको ग्लूकोन डी बोलते हैं, दैट इज ग्लूकोन डी, राइट? सो दैट इज कॉल्ड ग्लूकोन डी। किसी ने कुछ नहीं पूछा, मतलब सबको सब डी और एल कॉन्फ़िगरेशन बता सकता है। एक और कॉन्फ़िगरेशन होता है, जैसे डीएल कॉन्फ़िगरेशन होता है वैसे ही ऐसे अपन सभी में लिख सकते थे, जो भी अपन ने पढ़े थे सभी में आप लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको अगर ये लिखोगे ऐसे तो फिर आपको नंबर बताना पड़ेगा कि किस कार्बन एटम पे कौन सा कॉन्फ़िगरेशन बता रहा हूं, लेकिन अगर विदाउट नंबर लिखना है तो फिर आपको हाईएस्ट नंबरिंग वाले कार्बन एटम से ही बताना पड़ेगा कि व्हाट इज द कॉन्फ़िगरेशन, ये होगा। दूसरा कॉन्फ़िगरेशन होता है द थर्ड वन, दैट इज कॉल्ड, मतलब इसमें अपन ने डीएल कॉन्फ़िगरेशन एक होता है, वो पढ़ लिया अपन ने, प्रोजेक्शन फार्मूला में अपन ने वेजडेस पढ़ा, और एक और प्रोजेक्शन में अपन लिख लेते हैं, दैट इज न्यूमैन प्रोजेक्शन। पहले अपन न्यूमैन प्रोजेक्शन पढ़ लें, फिर अपन उसके बाद आरएस कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे। न्यूमैन प्रोजेक्शन, वैसे लास्ट टाइम मैंने आपको बताया न्यूमैन प्रोजेक्शन क्या होता है, स्कूल वाले पार्ट में लिख के। डी और एल ग्लूकोज की प्रॉपर्टीज ऑब्वियसली बात है डिफरेंट होगी, बट फिजिकल प्रॉपर्टीज विल बी, उनका अगर अपन चेक करेंगे तो उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम होगी, बट केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होगी, ठीक है ना? उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी बट केमिकल प्रॉपर्टीज उनकी डिफरेंट होंगी, मतलब बॉइलिंग पॉइंट वगैरह सब कुछ सेम होगा, उनका मेल्टिंग पॉइंट सेम होगा, लेकिन उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होगी। वो उस पे आएंगे ना अपन, अभी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज पे आने वाला हूं ना मैं, वो आइसोमर्स के, ठीक है ना? अभी अपन फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज आइसोमर्स पे आने वाला हूं मैं। थोड़ा सा एक बार प्रोजेक्शन हो जाए ना, ताकि अगर कैसे भी कोई भी लिखेगा तो अपन को पता चल जाएगा। मैंने बोर्ड के लेक्चर में जब लास्ट ईयर पढ़ाया था ना हाइड्रोकार्बन, तो आपको न्यूमैन प्रोजेक्शन बताया था। एक होता है सॉहर्स प्रोजेक्शन, एक होता है न्यूमैन प्रोजेक्शन। तो जनरली इट इज written for saturated compounds. अपन इसमें ना सैचुरेटेड कंपाउंड्स के लिए लिखते हैं, तो अपन क्या करेंगे, जनरली इट इज रिटन फॉर द सैचुरेटेड कंपाउंड्स, तो अपन कहेंगे देखो भाई न्यूमैन प्रोजेक्शन में, तो पहले अपन एक सॉहर्स प्रोजेक्शन भी मैंने आपको बताया था, सॉहर्स प्रोजेक्शन। सॉहर्स प्रोजेक्शन होता है, जैसे मोस्टली ये सैचुरेटेड कंपाउंड्स में होता है, तो अपन क्या करेंगे, जैसे अपन CH3 और CH3 ले लेते हैं,
तो अपन कहेंगे देखो भाई, एक कार्बन एटम है और दूसरा कार्बन एटम है, दो हाइड्रोजन एक ही प्लेन में होंगे, अपन को पता है एक हाइड्रोजन ऐसे होगा और एक हाइड्रोजन ऐसे होगा, और एक हाइड्रोजन इधर भी ऐसे होगा और ये भी इधर ऐसे होगा, एंड दे आर sp3 हाइब्रिडाइज्ड, ये भी sp3 है और ये भी sp3 है। बट सॉहर्स प्रोजेक्शन ऐसे नहीं लिखते हैं, वो ऐसे लिखते हैं सॉहर्स प्रोजेक्शन, दिस इज सॉहर्स प्रोजेक्शन। वो कार्बन को ऐसे नहीं लिखते हैं, थोड़ा सा ऐसे टिल्ट करके लिखते हैं सॉहर्स प्रोजेक्शन को, ठीक है। तो सॉहर्स प्रोजेक्शन में अपन क्या करेंगे, एक हाइड्रोजन ऐसे होगा, एक अपन यहाँ पर हाइड्रोजन ऐसे लिख लेते हैं और एक ऐसे लिख लेंगे, और एक हाइड्रोजन इधर भी ऐसे होगा, और अपन कहेंगे भाई इसमें ना एक हाइड्रोजन ऐसे होगा, एक अपन ऐसे लिखेंगे और एक ऐसे लिखेंगे। यहाँ भी अपन एक ग्रुप लिख लेते हैं, हाइड्रोजन लिख लेते हैं, यहाँ भी हाइड्रोजन लिख लेते हैं, यहाँ भी आप हाइड्रोजन की जगह कोई दूसरा ग्रुप भी लिख सकते हैं, ये हाइड्रोजन ऐसे लिख लेंगे। तो इस प्रोजेक्शन को अपन कहते हैं सॉहर्स प्रोजेक्शन। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि भाई अच्छा आपने इसको ऐसे लिख लिया होगा और इसको ऐसे कर लिया होगा, बिल्कुल कर सकते हो आप। ये वाला अंदर की तरफ है और ये वाला बाहर की तरफ है, ऐसे आप लिख सकते हैं, दैट इज कॉल्ड सॉहर्स प्रोजेक्शन। तो सॉहर्स प्रोजेक्शन वी नो दैट, ये ऐसे लिखना पड़ेगा, और इसमें जब सारे एटम मतलब सारे बॉन्ड्स, इसके सारे बॉन्ड और इसके बॉन्ड एक ही प्लेन में होंगे, जो अपने लास्ट टाइम अपने हाइड्रोकार्बन वगैरह पढ़ा था, मैंने बोर्ड के लिए पढ़ाया था, आपको बताया था, राइट ना। तो अपन कहेंगे भाई देखो, यहाँ पर जो है ना वो ऐसे है, जैसे ये रेड वाला है, यहाँ ब्लैक वाले हैं, और यहाँ भी ब्लैक वाला अपन ऐसे बना लेते हैं, तो इसके ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर ऐसे होंगे, अपन ऐसे बनाते हैं, ये एक टेट्राहेड्रल हो गया। तो नीचे बना देते हैं अपन इसको, ताकि अपन को थोड़ा अच्छे से दिखे। तो इसमें क्या होगा कि इस वाले कार्बन एटम पे ये वाला हाइड्रोजन एटम जिस प्लेन में, इस प्लेन में भी वही हाइड्रोजन एटम है, सेम प्लेन में है दोनों, तो दोनों का प्लेन एक जैसा दिखेगा। और इधर वाले हाइड्रोजन एटम भी एक ही प्लेन में है, और इधर वाला हाइड्रोजन एटम भी एक ही प्लेन में है, उस टाइप को अपन को बोलते हैं सॉहर्स प्रोजेक्शन। अभी इसको अपन क्या करेंगे, इसको ऐसे ही रखते हैं और इसको 180 रोटेट कर देते हैं। इसको अपन ऐसे ही रखते हैं और इसको 180 रोटेट करेंगे, तो अपन कहेंगे इसको तो ऐसे ही रखा आपने, इसको आपने ऐसे ही रखा, हाइड्रोजन ले लिया, हाइड्रोजन ले लिया, हाइड्रोजन ले लिया, लेकिन आपने इसको 180 रोटेट किया। अगर 180 रोटेट करोगे तो हाइड्रोजन नीचे आ जाएगा, ये वाला हाइड्रोजन इधर चला जाएगा, और ये वाला हाइड्रोजन 180 होगा तो इधर आ जाएगा, तो फिर ये इधर चला जाएगा, और ये वाला हाइड्रोजन इधर आ जाएगा। तो अगर अपन चेक करेंगे कि भाई आप 180 रोटेट कर दो, तो ठीक है 180 रोटेट कर देता हूं। अगर मैं 180 रोटेट करूंगा तो पहले ये ग्रीन और ये वाले मार्कर एक ही प्लेन में थे, मतलब ये वाले बॉन्ड एक ही प्लेन में थे। 180 रोटेट करूंगा तो ऑब्वियस सी बात है, ये वाला जो है ये अगर 180 रोटेट करके इन दोनों के बीच में आएगा, ऐसे आ जाएगा ना इधर, राइट ना, ऐसे दिखेगा ना, वो उधर एक ही प्लेन में, ये दोनों अभी भी एक ही प्लेन में है, ग्रीन और ये, लेकिन अपोजिट है, ये ऊपर की तरफ है, ये बॉटम की तरफ है, वो एक ही प्लेन में, ये ऊपर की तरफ है, ये बॉटम की तरफ है, वो एक ही प्लेन में है, लेकिन वो राइट ना अपोजिट एंड पे, तो उसको अपन कहते हैं स्टैगर्ड कन्फर्मेशन। तो लास्ट टाइम अपन ने ये वर्ड्स पढ़े भी थे, व्हाट इज स्टैगर्ड, व्हाट इज इक्लिप्स्ड। इसको अपन कहते हैं, जब एक ही प्लेन में होते हैं तो इनको अपन कहते हैं इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन, और जब अलग अलग प्लेन में होते हैं तो अपन इनको कहते हैं स्टैगर्ड कन्फर्मेशन, स्टैगर्ड कन्फर्मेशन, इसको अपन कहते हैं स्टैगर्ड कन्फर्मेशन। सो दिस इज स्टैगर्ड कन्फर्मेशन, राइट। इनसे अपन बनाते हैं न्यूमैन कन्फर्मेशन, न्यूमैन प्रोजेक्शन। सो न्यूमैन प्रोजेक्शन जो होता है, इट इज लाइक दिस, न्यूमैन प्रोजेक्शन। अपन क्या करेंगे, जैसे अपन ये लिख रहे थे ना, यहां पर जो आपने बनाया, मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया कैसे होता है, मैं इस कार्बन को ऐसे लेके आने वाला हूं, मतलब इधर जो दोनों कार्बन एटम के बीच में बॉन्ड था, तो इस कार्बन को मैं ऐसे लेके आने वाला हूं, इसको ऐसे इसे की जगह ऐसे लेके आने वाला। तो अपन कहेंगे अगर इस कार्बन को आप ऐसे लेके आए, तो फिर तो अपन को क्या लगेगा, जैसे मान लो अपन ने ये वाला एटम था, ये वाला रेड वाला ग्रीन वाला है, तो अपन कहेंगे अगर आप पहले तो मुझे सारे बॉन्ड दिख रहे थे, अगर आप ऐसे रखे हुए थे तो मुझे सारे बॉन्ड दिख रहे थे, लेकिन अगर आप ऐसे करोगे तो मुझे अगर रेड वाला दिखेगा तो फिर ब्लू वाला नहीं, ये नीचे पीछे ग्रीन वाला नहीं दिखेगा ना, पीछे बॉन्ड आप ऐसे लेके आने वाले,
ऐसे लेके आने वाले हो तो फिर पीछे वाले आइटम, इधर वाला भी ये दिखेगा लेकिन ये नहीं दिखेगा, फिर इधर में भी ये नहीं दिखेगा, ये दिखेगा। तो फिशर प्रोजेक्शन में अपन क्या करेंगे, फिशर प्रोजेक्शन में अपन इस वाले बॉन्ड को ऐसे लिखने वाले हैं। अगर आप इस वाले बॉन्ड को ऐसे लिखने वाले हो तो प्रोजेक्शन मैं ऐसे बनाऊंगा। तो अपन कहेंगे जब ये तीन दिखेंगे तो ये तो दिखेंगे नहीं तीनों, तो अपन क्या करते हैं, वो पीछे वाले को ऐसे लिख लेते हैं। पीछे वालों को अपन सर्कल से, एक सर्कल से डिनोट कर देंगे। जो सर्कल में प्रेजेंट है उनसे ये बता देंगे अपन कि भाई देखो ये जो है, ये तीन जो है ये पीछे वाले एटम्स है। मतलब बैक साइड वाले कार्बन एटम को मैं सर्कल से रिप्रेजेंट कर दूंगा, और फ्रंट साइड वाले कार्बन को, जो ये वाला कार्बन एटम है, जो फ्रंट साइड वाला कार्बन एटम है, उसे अपन उसके सारे बॉन्ड, क्योंकि ये तो सारे बॉन्ड दिख रहे होंगे मुझे, तो मैं उसके सारे बॉन्ड रिप्रेजेंट कर दूंगा ऐसे। उसके सारे बॉन्ड दिख रहे हैं मुझे तो ऐसे बता दूंगा। तो जो ऐसे सर्किल से ना, इसके सारे बॉन्ड बनाए अपन ने ये वाले, लेकिन इसके बॉन्ड मैंने सिर्फ सर्कल से बनाए, मतलब वो पीछे वाला कार्बन एटम है। तो पीछे वाला कार्बन एटम इज रिप्रेजेंटेड बाय दैट सर्किल है, सो द बैक साइड कार्बन एटम इज रिप्रेजेंटेड बाय सर्कल। कार्बन एटम इज represented by circle, represented by circle। तो अपन वैसे बनाएंगे। अब अगर अपन यही चीज इसके लिए करें, तो अगर आप यही चीज इसके लिए करोगे तो बैक साइड वाला कार्बन एटम तो अपन को ऐसे दिख रहा है। बैक साइड वाले कार्बन एटम, एक हाइड्रोजन इधर है, एक हाइड्रोजन इधर है और एक हाइड्रोजन इधर है। ये तीन हाइड्रोजन होते हैं बैक साइड वाले कार्बन एटम के, वो अपन ने बता दिया। और फ्रंट साइड वाला तो अपन को पूरा दिखेगा। तो फ्रंट साइड वाले कार्बन एटम के हाइड्रोजन ऐसे, फ्रंट साइड वाले कार्बन एटम ऐसे। तो दिस इज फ्रंट साइड कार्बन, ये फ्रंट साइड कार्बन। तो अगर ऐसे स्ट्रक्चर अपन को गिवन है तो अंडरस्टूड है, अपन को पता है कि पीछे भी तीन कार्बन एटम है और वो कार्बन एटम sp3 है और सामने वाला कार्बन एटम भी sp3 है। बस वो 2 डायमेंशनल पेपर पे अपन ने इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया, इसको अपन ने 180 डिग्री रोटेट किया, तो अपन को ये, तो अगर कोई सैचुरेटेड कार्बन एटम के बीच में अपन को कोई भी ग्रुप्स लिखने हैं, मान लो इसमें ऐसे ग्रुप्स अपन को गिवन है, इधर CH गिवन है, इधर OH गिवन है, और इधर भी अपन को एक CH3 गिवन है, इधर अपन कहेंगे अपने पास Br गिवन है, और इधर एक सपोज कर लेते हैं अपन कि यहाँ भी OH गिवन है। तो इसको अपन न्यूमैन प्रोजेक्शन या राइट ना ऐसे बना सकते हैं। तो अपन कहेंगे ये बताओ इसका स्टैगर्ड कन्फर्मेशन बनाना है या एक्लिप्स कन्फर्मेशन बनाना है। अगर स्टैगर्ड बनाना है तो अपन कहेंगे ठीक है, वो स्टैगर्ड अपन ऐसे बना सकते हैं। अगर स्टैगर्ड बनाना है तो आप ऐसे लिखोगे, ये पीछे वाला कार्बन एटम होगा जिसको आपने पूरा नहीं बनाया बॉन्ड्स, वो पीछे वाला कार्बन एटम होगा। अब अपन पे डिपेंड करता है कि अपन को कैसे करना, क्योंकि पहले अपन को नहीं पता ना, ये जो नीचे बना होता है कार्बन इसको अपन बाहर वाला कार्बन कहते हैं, जो ऊपर बना होता है वो पीछे वाला कार्बन होता है। लेकिन यहाँ तो आपने दूसरे तरीके से बनाया, तो आप कोई भी बना दोगे, आप कहोगे भाई CH3 है, चलो इसी से बना देते हैं। तो इसमें अपन CH3 को ऐसे ले लेते हैं, इधर एक पीछे वाले का इस पे OH है और एक Cl है, तो ये वाला ये कार्बन एटम हो गया जिसपे Cl था, और जिसपे Br है वो ये वाला कार्बन एटम, तो अपन कोई भी बना सकते। और अगर स्टैगर्ड बनाना था तो डिपेंड करता है कि आपको कैसे स्टैगर्ड बनाना है। तो हमें बस ये है कि ये सर्कल बनाने वाले और इस टाइप के अगर बॉन्ड लिखे होंगे, तो अगर वो बॉन्ड पैरेलल लिखे हुए हैं तो वो एक्लिप्स फॉर्म है, और अगर वो बॉन्ड पैरेलल नहीं लिखे हुए हैं तो वो स्टैगर्ड फॉर्म है। ये मैंने सिर्फ रिप्रेजेंटेशन बताया, अभी पढ़ाया नहीं है आपको, पढ़ाऊंगा मैं इसमें स्टेबिलिटी वगैरह सारी चीजें, तो वो बताऊंगा मैं आपको। सो मैंने आपको यहाँ पर सिर्फ ये बताया कि व्हाट इज द प्रोजेक्शन। सो तीन टाइप्स ऑफ प्रोजेक्शन होता है, एक फिशर प्रोजेक्शन होता है, एक न्यूमैन प्रोजेक्शन होता है, एक वेज प्रोजेक्शन होता है। फिशर प्रोजेक्शन जब आपने पढ़ा तो मैंने आपको वहां पर डीएल कॉन्फ़िगरेशन भी बता दिया। अब मुझे आरएस कॉन्फ़िगरेशन बताना है। So we'll discuss that what is R and S configuration। जैसे DL configuration होता है ना, मॉलिक्यूल को देख के बताना होता है, वैसे ही RS configuration भी होता है जिसमें अपन को मॉलिक्यूल को देख के बताना होता है। तो अपन बात करेंगे what is RS configuration, ठीक है ना। तो अपन बात करेंगे RS configuration की। R and S configuration, configuration। तो
तो इसमें ना जैसे अपन ने लिखा था, आपको याद होगा, जैसे E और Z कॉन्फ़िगरेशन था इन द ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म, ऐसे ऑप्टिकल आइसोमरिज्म में DL भी होता है और RS कॉन्फ़िगरेशन भी होता है। R का मतलब होता है, अब जो R होगा उसमें अपन को एक मतलब R दैट इज इन ग्रीक, फिर ग्रीक वर्ड आ गया ना, मतलब इसका मतलब होता है रेक्टस, और S इन ग्रीक सिनिस्टर, वो होते हैं। अब रेक्टस का मतलब होता है क्लॉकवाइज रोटेशन और सिनिस्टर का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। ग्रीक में रेक्टस का मतलब होता है क्लॉकवाइज रोटेशन। सो इसका मतलब होता है क्लॉकवाइज रोटेशन और इसका मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, क्लॉकवाइज रोटेशन। सो ये दोनों अपन को पढ़ना होता है, एक क्लॉकवाइज रोटेशन, एक एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। सो अपन पढ़ेंगे व्हाट इज क्लॉकवाइज, व्हाट इज एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। अब अपन क्या करेंगे, सो इसमें टू कैलकुलेट RS कॉन्फ़िगरेशन, R and S configuration, we have to number the groups attached to the groups or atom attached to the chiral center, attached to the chiral center, with respect to their atomic numbers according to CIP rules. ये rules अपन ने पढ़े। What is CIP rules? We know that. उसमें RS कॉन्फ़िगरेशन अपन को कैलकुलेट करना होता है। तो ठीक है ना, आपको क्या है, आप एक कायरल सेंटर लोगे, उससे 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच होते हैं, ये हमें पता है। अब 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच कर दो, मैं CIP रूल से उनका नंबरिंग कर देता हूं, लो 4 डिफरेंट हो गए। सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, लो भाई हो गया। यही तो था CIP रूल्स। ये कायरल सेंटर था। पहले अगर ग्रुप होते तो हाँ तो ठीक है ना, वेरी फर्स्ट एटम अगर सेम है तो नेक्स्ट चेक करो। दैट इज व्हाट वी मीन बाय द CIP रूल्स, राइट। तो CIP अभी प्रैक्टिस भी करेंगे अपन काफी सारी, बट इसमें एक ही रूल अपन को लिखना होता है। ये तो ठीक है, RS कॉन्फ़िगरेशन के लिए अपन को क्या करना होता है वो बताया मैंने। इसमें एक ही रूल होता है, द रूल इज, अगर RS कॉन्फ़िगरेशन कैलकुलेट करना है तो द लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप, इसमें लोएस्ट प्रायोरिटी 4 ये वाला था, द लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप मस्ट ऑलवेज बी अवे फ्रॉम द व्यूअर, फ्रॉम द व्यूअर, मतलब जो भी व्यू कर रहा है उसको, उसमें लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप को हमेशा उससे दूर होना चाहिए, ये होना चाहिए, ठीक है। मतलब इसको हमेशा, अगर ऐसे गिवन है तो ये तो क्रॉस वाला स्ट्रक्चर है, अपन को पता है क्रॉस वाले स्ट्रक्चर में सही लिखा हुआ है, वो अवे फ्रॉम द व्यूअर है, क्योंकि जो वर्टिकल लाइंस होते हैं, जो वर्टिकल ग्रुप्स होते हैं, दे आर अवे फ्रॉम द व्यूअर, और हॉरिजॉन्टल वाले टुवर्ड्स द व्यूअर होते हैं इन दिस। सो टुवर्ड्स द व्यूअर एंड अवे फ्रॉम द व्यूअर अपन बता सकते हैं, है ना। तो चलो अपन कैलकुलेशन करते हैं। मैं एग्जांपल ले लेता हूं। मेरे पास एक कार्बन गिवन है, यहां पर मैं CH3 लिख लेता हूं, यहां पर एक Cl लिख लेता हूं, यहां पर मैं OH लिख लेता हूं, और यहां पर मैं H लिख लेता हूं। ठीक है, ये तो आपने वेज डेस्ट में ही ले लिया। तो इस कार्बन, दिस इज अ कायरल सेंटर, अगर मुझे नंबरिंग करनी है तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी Cl का होगा, उसके बाद ऑक्सीजन है तो O का होगा, और उसके बाद इसका होगा। मैं फोर्थ वाले को कभी नंबर नहीं करूंगा,
मैं फोर्थ वाले को कभी नंबर नहीं करूंगा, उसको हमेशा छोड़ दूंगा। अब मैं लिखूंगा 1 2 3, मतलब ऐसे रोटेशन हो रहा है। और अपन को पता है कि घड़ी कैसे चलती है, क्लॉकवाइज। ऐसे घड़ी चलती है, दैट इज क्लॉकवाइज, और ऐसे एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर अपनी घड़ी उल्टी चल रही है ना, ये तो उल्टा चल रहा है ना, तो अपन कहेंगे एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। इसका मतलब है दिस इज एस आइसोमर, ये आपका एस आइसोमर, दिस इज एस आइसोमर, है ना, दिस इज एस आइसोमर। तो अपन कहेंगे ठीक है, अगर मैं ऐसे लिखूं तो, अगर इसका मिरर इमेज लिखते हैं अपन, है इसका मिरर इमेज लिखते हैं, यहां पर Cl है, यहां पर हाइड्रोजन है, और यहां पर OH है, यहां पर CH3 है। तो ये अब अपन लिखेंगे तो अपन कहेंगे देखो भाई, ये 1 है, ये 2 है, और ये 3 है। 1 2 3 ऐसे चल रहा था रोटेशन। हाइड्रोजन इज अवे फ्रॉम द व्यूअर ना, लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप तो हमेशा अवे फ्रॉम द व्यूअर है। तो अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे दिस इज क्लॉकवाइज रोटेशन, मतलब ये आर आइसोमर। वैसे भी क्या होता है, आर और एस हमेशा, एस का मिरर इमेज हमेशा आर होगा, जैसे डीएल था ना, अगर कोई कंपाउंड डी है तो उसका मिरर इमेज हमेशा एल होगा, और एल है तो उसका मिरर इमेज हमेशा आर होगा। वैसे ही इसमें होता है, अगर कोई एक आइसोमर ले लो और वो आर आइसोमर है, तो इसका मिरर इमेज हमेशा आर आइसोमर होगा, तो उसका मिरर इमेज हमेशा एस होगा, और एस है तो आर होगा। अपन कहेंगे ठीक है सर, इसमें अपने ऐसे लिखा, अगर मान लो ऐसे है तो क्या करेंगे ये बताओ। अगर मान लो मेरे पास ऐसे गिवन है तो क्या करेंगे ये बताओ। अगर अपने पास कोई कंपाउंड ऐसा गिवन है, मेरे पास ऐसे गिवन है FCl Br और I, तो ये क्रॉस वाला स्ट्रक्चर है। अगर अपने पास क्रॉस वाला स्ट्रक्चर होगा ना, तो अपन क्या करेंगे, अपन बना देंगे इसको ऐसे, ये इधर ऐसे होगा, ये इधर ऐसे होगा, इसको ऐसे अज्यूम कर लेंगे अपने आप। अच्छा ठीक है, तो हाइड्रोजन इज दैट लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप इज अवे फ्रॉम द व्यूअर ना, क्योंकि अपन ऐसे लिखने वाले हैं, ये CIP रूल्स है। तो अपन कहेंगे इसमें रोटेशन जो हो रहा होगा, ये 1 2 3 ऐसे एंटी क्लॉकवाइज है, तो दिस इज एस आइसोमर, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज। अब मैं क्या करूंगा ना, इसमें देखना, तुम इसको ऐसे कर देता हूं, इसको ऐसे कर देता हूं। मैंने क्या किया कि आई को इधर लेके गया और इन दोनों को आपस में एक्सचेंज कर दिया, Br को इधर, F को वहीं रखा, और Cl को भी वहीं रखा। अब अपन को पता था, ये बनाने की जरूरत नहीं है कि भाई इधर क्या है, अपन को पता है, और ये वाला भी अपन को पता है क्या होता है। अब अगर अपन नंबरिंग करेंगे तो अपन कहेंगे देखो 1 2 3, तो मैं ऐसे लिखूंगा दिस इज आर आइसोमर। अच्छा, हमने इन दोनों को एक्सचेंज किया था तो आर आइसोमर आ गया। अब मैं क्या करता हूं ना, इस मॉलिक्यूल में ऐसे करता हूं, एक बार मैं Br और I को एक्सचेंज कर देता हूं, और F को ये रहने देते हैं, यहां पर Cl है, तो ये बन गया था। आपने Br और I को एक्सचेंज करना था तो आपने कर दिया। अब मैं एक काम और करता हूं, Br और Cl को भी एक्सचेंज कर देता हूं, इधर Br ले लेता हूं, इधर Cl। इसमें आपने एक ही बार एक्सचेंज किया था, वन टाइम एक्सचेंज। इसमें आपने दो बार एक्सचेंज किया, टू टाइम्स एक्सचेंज। अब अपन कैलकुलेट करते हैं इसमें। अब अगर अपन कैलकुलेट करेंगे ना, तो ये आएगा 1, ये आएगा 2, और ये आएगा 3। अगर देखा जाए तो अपना रोटेशन ऐसे आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, दैट इज एस आई। इस कायरल सेंटर से जो ग्रुप अटैच है, वो इस कायरल सेंटर से भी अटैच है, वो इससे भी अटैच है। इन तीनों को अगर कंपेयर करोगे ना, तो मुझे एक बात पता चल गया। आपने कहा आर और एस आपस में एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं, वो आपने बना के दिखा दिया था। ये दोनों आपस में एक दूसरे के मिरर इमेज है। ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज है।
क्योंकि एक ये एस है और ये आर है। तो अपन कहेंगे सर जब अपने पास डीएल कॉन्फ़िगरेशन था तो आरएस की जरूरत क्या पड़ी? डीएल में अपने पास लिमिटेशन था ना, एक हाइड्रोजन इससे अटैच होना कंपलसरी था, हॉरिजॉन्टल पे हाइड्रोजन होना कंपलसरी, इसमें वो कंपलसरी नहीं है, इसमें कोई भी ग्रुप ले सकते। तो अपन क्या करेंगे, हमें एक बात पता चल गया कि ये दोनों एस हो रहे हैं, तो हमें एक बात पता चल गया कि अगर किसी स्कायरल सेंटर के पास जो 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच्ड हैं, अगर उनके आपस में पोजीशन को इवन नंबर ऑफ टाइम एक्सचेंज कर दो तो सेम ग्रुप बन जाता है, सेम आइसोमर बन जाता है। भाई यहां पर हमने एक ही बार एक्सचेंज किया था, इन दोनों को एक्सचेंज किया और हमने कैलकुलेशन कर लिया, तो मिरर इमेज बन जाता है। अगर किसी कायरल सेंटर से अपन एक ही बार ग्रुप के पोजीशन को एक्सचेंज करें, सिर्फ ग्रुप को, बॉन्ड कभी चेंज नहीं होते भाई। स्टीरियो आइसोमरिज्म में कभी बॉन्ड के पोजीशन चेंज नहीं होते, बॉन्ड के पोजीशन तो वही है सभी जगह। आपने एटम और ग्रुप का पोजीशन चेंज होता है, दैट इज स्टीरियो आइसोमरिज्म। तो अपन ने बॉन्ड के पोजीशन तो वही है। अगर किसी कायरल सेंटर से अपन ऑड नंबर ऑफ टाइम्स अगर ग्रुप को चेंज करोगे तो आपको उसका मिरर इमेज मिलेगा, या आपको उसका दूसरा आइसोमर मिलेगा, उस कायरल सेंटर का मिरर इमेज मिलेगा उस कायरल सेंटर का। लेकिन अगर आप उस कायरल सेंटर में इवन नंबर ऑफ टाइम एक्सचेंज करेंगे तो आपको सेम आइसोमर मिलेगा। मतलब किसी भी कायरल सेंटर के अराउंड अगर मैं ग्रुप जो अटैच्ड है 4 ग्रुप, उन ग्रुप में से किसी भी ग्रुप को इन दोनों को एक्सचेंज कर दो और इन दोनों को एक्सचेंज कर दो, मतलब आपने इवन नंबर ऑफ टाइम एक्सचेंज किया। तो अब ये भी हो सकता है कि तुम पूछोगे सर इसमें मिरर कहां रखा आपने, तो ये दोनों sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। मिरर रख के देख लो, इसको ऐसे बना के देख लो, ये एफ है, ये आई है, इन दोनों को एक्सचेंज करके दे दो, एक ही बार एक्सचेंज किया, इधर रख दिया है ऐसे मिरर इमेज, इधर लेके गया। चलो देखते हैं, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, आ रही है। आपने सिर्फ एक ही बार एक्सचेंज किया था, इन दोनों को आपस में एक्सचेंज किया था, तो आ रही समर बन गया। इसको उठा के यहां रख लेना, तो उसका मिरर इमेज बन गया। इसका मतलब है किसी भी कायरल सेंटर के अराउंड अगर ऑड नंबर ऑफ टाइम एक्सचेंज करोगे तो आपको सेम आइसोमर मिले, उसका मिरर इमेज मिलेगा। लेकिन अगर आप इवन नंबर ऑफ टाइम एक्सचेंज करोगे तो उसका सेम आइसोमर मिलेगा। तो इवन नंबर ऑफ टाइम एक्सचेंज करने से अपन को सेम आइसोमर मिलेगा हमेशा। इवन नंबर ऑफ टाइम एक्सचेंज करने से हमेशा सेम आइसोमर मिलेगा। ठीक है, तो अपन कहेंगे इसका मतलब है ये दोनों आइडेंटिकल हो गए, तो इवन नंबर ऑफ टाइम एक्सचेंज करने से आइडेंटिकल मिलेगा, और ये दोनों आइडेंटिकल हो गए। सो इफ groups or atoms are exchanged with respect to any chiral center, a chiral center odd number of time we get mirror image, we get different isomer. If even number of times we get same isomer. We get the same isomer. सेकंड में, इस वाले में, इसमें तो सभी में आप चेक करोगे तो जिसका एटॉमिक नंबर सबसे कम है ना, दैट इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द व्यूअर। इन सब में हाइड्रोजन था, अवे फ्रॉम द व्यूअर अपन ने कैलकुलेट किया। इन सब में फ्लोरीन है ना, दैट इज अवे फ्रॉम द व्यूअर। फ्लोरीन का लोएस्ट प्रायोरिटी है ना इन सब। राइट,
तो अपन तो ये देखेंगे भाई, इनसे चेक नहीं करेंगे कि आई अवे फ्रॉम द व्यूअर है सर। हमको तो नंबरिंग में जिसका जो लोएस्ट प्रायोरिटी वाला होगा उसको डैश पे दिखना चाहिए। अब यहां तो नहीं दिख रहा था, वो डैश वेज फॉर्म था। यहां पर ने फिशर प्रोजेक्शन से चेक किया, तो फिशर प्रोजेक्शन में अंडरस्टूड होता है क्रॉस वाले स्ट्रक्चर में कि हॉरिजॉन्टल वाला अपनी तरफ और वर्टिकल वाला अवे फ्रॉम द व्यूअर। तो वो अंडरस्टूड की वजह से मैंने एग्जांपल लिया। ये थोड़ा सा अच्छा दिख रहा है ना, क्योंकि क्रॉस वाले स्ट्रक्चर में तो बड़ा इजी होता है, वो फटाफट देख लेते हैं अपन। अब अगर मान लो अपन को कोई स्ट्रक्चर ऐसे गिवन है और अपन ने कहा अपन को कैलकुलेट करना है ऐसे, ये NH2 है, ये Cl है, ये H है, ये H है, और ये मैंने ऊपर लिखना चाहता हूँ थोड़ा, है अपन ऊपर लिखते हैं थोड़ा, क्योंकि फिर अपन ऐसे बता देंगे। वो CIP रूल्स आपको समझ में आ गया क्या करना है। इस टाइप का एग्जांपल अपन बाद में फिर ले सकते हैं। अब अगर मान लो अपने पास ऐसे गिवन है, ठीक है ना, कोई स्ट्रक्चर अपने पास ऐसे गिवन है, अपन कहेंगे अपने पास ऐसे गिवन है NH2 है, इधर H है, इधर Cl है, इधर Br है। अपन से क्या, चलो कैलकुलेट करो। तो क्रॉस वाले स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन, तो मैंने कब कहा कि मैं फिशर प्रोजेक्शन बता रहा हूँ, मैं डीएल थोड़ी बता रहा हूँ। हमने तो ये कहा कि क्रॉस वाले स्ट्रक्चर में अंडरस्टूड होता है कि कौन ग्रुप कहाँ है। मैंने ये थोड़ी कहा कि इसका डी आइसोमर है या एल आइसोमर है, मैंने ऐसी कोई बात ही नहीं की, राइट। सो क्रॉस वाले स्ट्रक्चर में अगर हाइड्रोजन होता तो मैं डीएल भी बता सकता था, राइट। और मैंने यहाँ कहीं नहीं लिखा कि हाइड्रोजन नहीं हो सकता, कोई भी हो सकता था। लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप शुड बी अवे फ्रॉम द पेयर। चलो देखते हैं अपन, मैं क्या करूंगा ना, इसमें कैलकुलेट करता हूँ आइसोमर। अब अपन कहेंगे सर इसमें तो हाइड्रोजन हॉरिजॉन्टल पे है, अब क्या करोगे आप उसको, ये तो तुम्हारी तरफ है, फिर क्या करोगे, तो मैं कहूंगा ठीक है, इसको ना मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ, हाइड्रोजन को यहां ले आता हूं। भाई अपन को पता है कि इसमें ये ऐसे है, और हाइड्रोजन तो कहां पर है, टुवर्ड्स द व्यूअर है। तो अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे सर इवन नंबर ऑफ टाइम एक्सचेंज कर देते हैं, एक बार इन दोनों को एक्सचेंज कर देते हैं। तो अपन कहेंगे लो कर दिया, हाइड्रोजन चला गया। तो लेकिन अपन कहेंगे फिर ये उसका मिरर इमेज बनेगा, क्योंकि ऑड नंबर में तो मिरर इमेज बनता है। तो अपन कहेंगे ठीक है ना, एक बार इन दोनों को कर दो, लो हो गया। तो अपन कहेंगे एक बात बताओ सर, मैं ऐसे नहीं कर सकता क्या, जो आपने यहां पर एक्सचेंज किया था ऐसे, NH2 किया था और मेरे पास Br और Cl ऐसे लिखा था, तो मैं ऐसे नहीं कर सकता क्या, जैसे आपने एक बार ये दोनों को एक्सचेंज कर दिया और फिर मैं एक बार इन दोनों को एक्सचेंज कर दूं, ऐसे भी कर सकता हूं ना। हाँ कर सकते हैं, आप वो भी कर सकते हैं। हमें तो मतलब है इवन नंबर ऑफ टाइम एक्सचेंज से इस कायरल सेंटर के रिस्पेक्ट में, आपकी मर्जी, आप जो करना चाहो। हाइड्रोजन को मुझे लाना था वर्टिकल पोजीशन पे, ले आया मैं। आपने इसमें भी दो बार एक्सचेंज किया है, आपने इसमें भी दो बार एक्सचेंज किया है, मतलब ये दोनों, ये सारे के सारे आइडेंटिकल होंगे, क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में इसमें दो बार एक्सचेंज किया आपने, इसके रिस्पेक्ट में इसमें भी दो बार एक्सचेंज किया। चलो कॉन्फ़िगरेशन कैलकुलेट करके देखते हैं। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ऐसा ही सब। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। तो अपन कहेंगे भाई इसमें 1 2 3 है, इधर 1 2 3 आया ना अपने पास NH2, इधर भी ऐसा ही सब। इधर में लिखूंगा तो 1 2 3 ऐसे आया ना अपने पास। ठीक है, गड़बड़ किया क्या मैंने, इन दोनों को एक्सचेंज किया और इन दोनों को एक्सचेंज किया, तो गड़बड़ तो नहीं किया ना मैंने? क्या किया मैंने, और इसमें ये अपने पास आया हाइड्रोजन वहां, ये आया अपने पास 1 2 और 3, तो यहाँ कुछ गड़बड़ किया मैंने, यहाँ कुछ गड़बड़ किया ना। अपने पास ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है, कैसे हो सकता है, इसका आइसोमर तो S हो गया ना, ये तो ऐसा आइसोमर है ना। और इसको एक्सचेंज किया अपन ने, तो इन दोनों को एक्सचेंज किया और इन दोनों को भी एक्सचेंज किया। हाँ, तो Br1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, तो आ रहा है, आ रहा इधर आ रहा है, क्या गड़बड़ कर दी मैंने। और इसमें ये इवन नंबर ऑफ टाइम ना, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये भी आ रहा है, इवन नंबर ऑफ टाइम करोगे तो।
इवन नंबर ऑफ टाइम में तो सेम आना चाहिए। तो रुक जाओ देख लेते हैं इसमें मैंने क्या किया, NH2 को इधर लेके आया, हाइड्रोजन को उधर लेके गया, और फिर Cl और Br को उधर लेके गया। नहीं, Br और उसको अपन सेकंड एक्सचेंज, मतलब आप चाहते हो कि इन दोनों का इधर हाइड्रोजन आ गया तो इधर एक्सचेंज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो अपन वो भी कर सकते हैं। बट इसमें एक बार S तो ऐसे ही होना चाहिए ना, इसको R थोड़ी आना चाहिए। Br1 2 और 3, तो अरे इसको ही तो एक्सचेंज किया था, इसमें कन्वर्ट किया था, ये दोनों हैं तो वही तो किया था। मैं सोच रहा कैसे, इसमें तो हाइड्रोजन हॉरिजॉन्टल पे है ना, तो इसको क्यों कैलकुलेट कर रहे हो, इसको पहले सेम में कन्वर्ट किया और सेम में अपन ने ये बताया कि दोनों को अलग अलग कर सकते हो। ये तो है ही ऐसा आइसोमर, ये वाला आइसोमर जो आ रहा है अपने पास, ये भी R है और ये भी R है, और ये अपन ने कन्वर्ट किया था, दोनों R है। मैंने सिर्फ ये बताया था कन्वर्जन कैसे करेंगे। सर सेकंड एक्सचेंज कैन भी, मतलब आप चाहते हो कि ये बना के, वो कह रहे हैं सर ऐसे कर सकते हैं क्या इसको, क्योंकि हाइड्रोजन को इधर ले जाता हूं, लिख देता हूं पहले, है वो कह रहा है कि सर ऐसे कर सकते हैं क्या, हाइड्रोजन इधर है और NH2 आप इधर ले आए, अब वो चाहता है कि नीचे Br लिखा हुआ है और इधर Cl, तो सेकंड एक्सचेंज ये हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। मुझे तो 2 बार इवन नंबर ऑफ टाइम रोटेशन करना है, आपकी मर्जी, आप जो मर्जी चाहे कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे तो इस कायरल सेंटर के अराउंड इवन नंबर ऑफ टाइम रोटेशन करना है, दैट्स ऑल। ये अपना RS कॉन्फ़िगरेशन अपन ऐसे बता देंगे, तो इस बात का ध्यान रखना आपकी कैसे रोटेशन मैंने आपको बताया और कैसे आपको रोटेशन करना है। अब अपने पास कितना टाइम है ये देख लेता हूं मैं, तो और एग्जांपल ले सकते हैं। 21 हो गया, नेक्स्ट क्लास का टाइम होने वाला है। चलो फिर आज इतना ही पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे। नहीं हुआ ये वाला कॉन्फ़िगरेशन ना, इसको कैसे कैलकुलेट करोगे, ये तो टुवर्ड्स द व्यूअर है, इसको इधर होगा तभी कॉन्फ़िगरेशन कैलकुलेट कर पाओगे ना। तो यहाँ R आ रहा है और यहाँ भी R आ रहा है, मतलब कोई भी कॉन्फ़िगरेशन इसका तो आप कैलकुलेट कर ही नहीं सकते ना, क्योंकि ये तो हॉरिजॉन्टल पे है, उसी को तो कन्वर्ट किया आपने। चलो भाई ठीक है, नेक्स्ट टाइम है मिलते हैं, मेरा दूसरा क्लास भी है।